Okay, we are good. Are we waiting for few more people to join? No, sir. Vaibji, you'll start, sir. Okay, just share the screen sharing rights. Okay, done. Mute all and then start, sir. Yeah. Just a second. Okay. So first of all, good morning, everybody. Thank you for joining on a Sunday morning. And so मैं एकदम सिंपल रखूंगा पूरा प्रेजेंटेशन का फ्लो. सो अभी एग्जिस्टिंग कौन सी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है जो हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव है. सो जितने भी एजेंट्स और उनके क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स जो कॉल पर हैं वो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जान सकते हैं. एंड उसके बाद व्हाट इज स्ट्राटा, हु आर वी, हम लोगों ने पिछले 2.5 से 3 साल में कितना काम किया है, कहाँ कहाँ पर किया है, हम लोग आज की डेट में कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, पूरा का पूरा बेसिक एक स्ट्रक्चर क्या होता है जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसका लीगल ड्यू डिलिजेंस करके उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करते हैं. सो हम लोग बात कर रहे हैं न्यू बॉम्बे. सो बॉम्बे जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉम्बे, नवी मुंबई और थाने. ये जो अपॉर्चुनिटी है ये नवी मुंबई में L&T रियलिटी, आई एम श्योर L&T रियलिटी के बारे में सब लोगों ने सुना है. L&T रियलिटी का एक 40 एकड़ का मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है जहां पर 4 माले का ग्रैंड सेंट्रल सीवुड्स मॉल है. 1400 से 1500 अपार्टमेंट्स का एक पूरा का पूरा उनका रेजिडेंशियल का फेज है. प्लस मॉल के ही तीसरे माले के ऊपर से 2 कंप्लीटली ग्लास फसाड वाले 11 to 12 फ्लोर्स ईच के 2 कमर्शियल ऑफिस स्पेस टावर्स हैं. न्यू बॉम्बे एज अ रीजन में ज्यादातर आपकी जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाली बिल्डिंग है. एक प्रॉपर कमर्शियल ऑफिस की जो बिल्डिंग होती है जिसमें कोई इंश्योरेंस की कंपनी हो सकती है टेनेंट, कोई फार्मा कंपनी हो सकती है टेनेंट, कोई एलिवेटर बनाने वाली कंपनी हो सकती है टेनेंट, ऐसा प्रॉपर कोई भी ब्रांडेड डेवलपमेंट या ब्रांडेड बिल्डिंग न्यू बॉम्बे में आज तक मिसिंग है. बिकॉज ज्यादातर न्यू बॉम्बे के अंदर जो डेवलपमेंट है और न्यू बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में भी वो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है. जो हम लोग बात कर रहे हैं L&T रियलिटी में जो 2 कमर्शियल के टावर्स है उसमें से एक टावर जिसमें हर टेनेंट ज्यादा स्पेस लेके बैठा है. सो ये अप्रोक्सीमेटली 39,000 स्क्वायर फुट का स्पेस है जो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन ऑपरेटर ने लिया है जिसका नाम है पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड. पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड एज अ कंपनी ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट फंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो और रिलायंस की एक कंपनी दोनों मिलकर ओन करते हैं 70-30 रेशियो में. दे मैनेज द वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन जो कि आंध्र प्रदेश के एक कॉर्नर से लेकर गुजरात में भरूच तक जाती है. तो पूरे के पूरे इंडिया के साउथ ईस्ट जोन को नॉर्थ वेस्ट जोन से कनेक्ट करती है. तो पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड का ऑलरेडी आज जब हम बैठे हैं उनका 2020 से लीज टर्म चालू है. अभी भी उनका 5.5 साल का लॉक इन बचा हुआ है, तो आप देखेंगे अगर स्लाइड में, और 6.5 साल का लीज बचा है. पाइपलाइन इंफ्रा एज अ कंपनी 8.1% का रेंटल ROI है उनका हर साल, और अभी से तीसरे साल में उनका 15% का रेंटल एस्केलेशन है. 1% जो हम लोग अपने एंड से एक रेंटल टॉपअप, एक प्री बुकिंग ऑफर जो देते हैं, सो आपका ग्रॉस एंट्री यील्ड पहले साल का जो है
वो 8.1 से बढ़ के 9.1 हो जाता है। जनरल सिनेरियो के पिछले 10 सालों में, 8 से 10 सालों में ऑफिस मार्केट इंडिया में जो है वो, अगर आज से 10 साल पहले 2011-12 में 100 ऑफिस की जरूरत पड़ती थी हमारी सारी टीयर 1 सिटीज में लोगों को ऑपरेट करने के लिए, तो आज 400 ऑफिस की जरूरत पड़ती है। उस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं। उसका बेसिक आइडिया है, इंडिया में ज्यादातर पिछले 8 से 10 सालों में ऑफिस स्पेस की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, बिकॉज उस आईटी का जो हमारा सेटअप है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। दुनिया में इतनी सारी कंपनीज, हर इंडस्ट्री की कंपनी अपना एक ऑफिस इंडिया में बनाना चाहती है। बिकॉज ऑफ कोविड जो ये फ्लेक्स स्पेसेस, को वर्किंग स्पेसेस की इतनी डिमांड बढ़ गई है, उनको भी ऑफिस एट द एंड ऑफ द डे ऑफिस बिल्डिंग्स में ही लेने पड़ते हैं, कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग में। तो बहुत सारे डिमांड ड्राइवर्स हैं। और अगर हम वेस्ट, यूएस या यूरोप से कंपेयर करेंगे कि इंडिया में ऑफिस की लीज जो है वो कितनी सस्ती या कितनी महंगी होती है, तो इंडिया में पर स्क्वायर फुट का प्राइस लीजिंग का जो है ऑफिस का एवरेज अक्रॉस द कंट्री, दैट डज नॉट गो बियॉन्ड $1 पर स्क्वायर फुट, जो कि बाकी कंट्रीज यूएस और यूके के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा कम है। बॉम्बे एज अ लोकेशन, ज्यादातर आप बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी देखेंगे, बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की। तो ऑब्वियसली ये सब कंपनीज के ज्यादातर हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस जो हैं वो बॉम्बे में है। बॉम्बे इन जनरल में, अगर बॉम्बे को पॉकेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो न्यू बॉम्बे, मेन बॉम्बे के अंदर आपका बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, लोअर परेल, अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न सबर्ब्स, थाने, वो काफी अलग अलग पॉकेट्स में डिवाइडेड है, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के या तो ब्रांच ऑफिसेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। नवी मुंबई इन जनरल अगर हम बात करते हैं, तो नवी मुंबई में पिछले 8-10 सालों में बहुत ही ज्यादा रियल इस्टेट डेवलपमेंट हुआ है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट भी हुआ है। कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट ऑब्वियसली रेजिडेंशियल के मुकाबले में 1/3 ही होता है इनफैक्ट, तो वो हुआ है। और सबसे बड़ा ग्रोथ स्टोरी जो न्यू बॉम्बे के साथ जुड़ता है, बॉम्बे के अंदर ऑलरेडी टर्मिनल 1 और 2 एयरपोर्ट है, सांता क्रूज और विले पार्ले में। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि नवी मुंबई के अंदर भी एयरपोर्ट का ऑपरेशन जो है वो 2024 से चालू होने वाला है, राइट। प्लस JNPT जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो बेसिकली आपका डॉक्स है, वो यहाँ से सीवुड्स जो एरिया है, ये जो LNT का डेवलपमेंट है, इधर से मुश्किल से 10 या 15 मिनट की दूरी पर है, जो कि अगले साल से, अगले 6 से 8 महीनों में JNPT पोर्ट पूरा का पूरा साउथ बॉम्बे, मसगांव और कोलाबा का जो पोर्ट है उनको कनेक्ट कर रहा है थ्रू अ ब्रिज। जो आज की डेट में अगर आप में से कोई भी कभी बॉम्बे आता जाता रहता है, तो अगर आप बॉम्बे से नवी मुंबई की तरफ वाशी का ब्रिज अगर लेते हैं, तो आपको उसके पैरेलल में थोड़ा दूर दिखेगा कि पूरा का पूरा ब्रिज जो है JNPT ट्रांस हार्बर लिंक वो बन चुका है। सो देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइजेस जो भी आपके न्यू बॉम्बे में रहे हैं पिछले 8 से 10 सालों में। और बहुत सारी कंपनीज वहां पर घुस रही हैं, बहुत सारे डेवलपर्स वहां पर घुस रहे हैं अपना सेटअप करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, सीवुड्स एज अ लोकेशन जो है, ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा मैटर इसके लिए कर जाता है, बिकॉज आने वाले एयरपोर्ट से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन तो डेवलपमेंट के अंदर से ही गुजरता है। तो सब लोगों को पता होगा, आई एम श्योर, कि बॉम्बे में जैसे दिल्ली में मेट्रो जो है वो आज की डेट में दिल्ली की जान है। पूरे ट्रांसपोर्टेशन को कनेक्ट किया हुआ है, सारे के सारे कॉर्नर्स ऑफ दिल्ली को कनेक्ट किया है। वैसे ही बॉम्बे में ट्रांसपोर्टेशन की जान, बॉम्बे की जान जो है वो लोकल ट्रेन है। सीवुड्स धारावी का जो लोकल ट्रेन स्टेशन है वो LNT ने ही बनाया है 2010-11 में। जब LNT ने 2008-9 में सिडको से ये टेंडर जीता था, बिडिंग, तो सबसे पहले उनको लोकल ट्रेन का स्टेशन ही बनाना था। उसके बाद उनको परमिशन मिली थी बाकी का 35-40 एकड़ डेवलपमेंट बनाने की। सो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आपको पूना की तरफ जाना है, तो आप मेन हाईवे पे है,
आपको वेस्टर्न सबर्ब्स जो बॉम्बे का है उस तरफ जाना है या आपको साउथ बॉम्बे की तरफ जाना है, तो उस एंगल से अगर आप देखते हैं, उस तरीके से देखते हैं, तो हर जगह से कनेक्ट हो जाता है। अगर आप अभी मैप देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है नवी मुंबई अपॉर्चुनिटी 2, क्योंकि हम लोगों ने इसी बिल्डिंग में एक अपॉर्चुनिटी कर ली है पिछले महीने, ये हम दूसरी अपॉर्चुनिटी खत्म कर रहे हैं। तो आपको नीचे दिखेगा ट्रांस हार्बर लिंक जाता हुआ। ऊपर जो आप ये पैच देख रहे हैं, ये पैच आपका है न्यू बॉम्बे से बॉम्बे कनेक्ट करने वाला वाशी वाला ब्रिज। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मैंने आपको बताया JNPT, ये पूरा का पूरा वहां कनेक्ट कर रहा है। अपकमिंग इंफ्रा जैसे मैंने आपको बताया, L&T सीवुड डेवलपमेंट को छोड़ के भी आजू बाजू में किस तरीके के टेनेंट से आप देख सकते हैं। IBM, ICICI, IDBI बैंक, पूरे के पूरे माइक्रो मार्केट में आज हमको ये ट्रांजैक्शन 12,300 रुपए पर स्क्वायर फुट से भी कम की पड़ रही है। तो क्या स्ट्राटा इन्वेस्टर्स के लिए, आप लोगों के लिए सही प्राइस पर उस अपॉर्चुनिटी को मार्केट से बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा प्राइस के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोगों को L&T ने अपने जो जिस प्राइस पर जिस भाव पर बेचा है उससे भी ज्यादा भाव पर खरीद रहे हैं। बिकॉज आज अगर कोई भी रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा है तो दो चीजों के लिए पैसा डाल रहा है, एक तो पैसिव इनकम प्लस कैपिटल अपसाइड का स्कोप। तो पैसिव इनकम के साथ साथ कैपिटल अपसाइड का स्कोप तो तब होगा जब आपको वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग जो है वो एटलीस्ट मार्केट से डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही हो, राइट। सो ये ट्रांजैक्शन अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर करेंगे आजू बाजू, तो आप देख सकते हैं कि हमको 12,250 रुपए पर स्क्वायर फुट पड़ रहा है। बाजू का ही बिल्डिंग, बाजू का ही डेवलपमेंट, कोच इंजीनियर्ड सॉल्यूशंस जो आपके एलिवेटर्स बनाते हैं, वो 13,500 के प्राइस पर है, 13,600। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शन जो है वो 13,400 के प्राइस पर हुआ है। शिवा सोनी होल्डिंग्स का प्राइस जो है वो 14,000 के ट्रांजैक्शन पर हुआ है। तो आज L&T के खुद के ट्रांजैक्शन से हम 15-18% डिस्काउंट पर है टुडे। पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड जो टेनेंट है, उनका रेंट जो है वो क्या मार्केट से एट पार है, मार्केट से बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा तो नहीं है। किस कोई अलग तरीके का उन्होंने अरेंजमेंट तो नहीं किया हुआ है अपने एग्जिस्टिंग लैंडलॉर्ड जो कि L&T खुद है। तो आप देखेंगे हम 91 रुपीज पर स्क्वायर फुट पर मंथ के रेंट पर है। हिंदुस्तान पोर्ट 84 रुपीज पर है, 3i इंफोटेक 85 पर है, आयशर ऑटोमोबाइल 95 रुपीज पर है। तो आप देखिए मिनिमम 84 से लेके 95 की रेंज जो है उसमें 91 इज इन लाइन विद द मार्केट। डेवलपर के बारे में, सेलर के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं मैं। तो L&T 2011 से L&T कंस्ट्रक्शन ने अपनी एक रियलिटी आर्म बनाई, जिसमें वो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर बनना चाहते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट L&T रियलिटी ने अक्रॉस कंट्री करे हैं, रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, रिटेल में। ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट लोकेशन के एंगल से, क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग के एंगल से भी तो 2 साल पहले ही डिलीवर हुआ है। ब्रांडेड डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली L&T का है ही। प्रॉक्सिमिटी टू एवरीथिंग अराउंड। आप इमेजिन करिए आपका L&T रियलिटी में घर है या आपका L&T रियलिटी में ऑफिस है, आपके बिल्डिंग के नीचे 4 माले का मॉल है, आपके डेवलपमेंट से ही आपको 4 कदम चल के सीवुड धारावी स्टेशन जा सकते हैं। आप बाहर निकलेंगे तो आप हाईवे से पूना की तरफ जा सकते हैं, अंदर की तरफ में आप बॉम्बे के किसी भी कॉर्नर पे जा सकते हैं। JNPT पोर्ट की तरफ आप अगर पोर्ट की किसी कंपनी में काम करते हैं, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, हिंदुस्तान पोर्ट वर्ल्ड, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आपका ऑफिस जो है वो उस तरफ है प्रोबेबली, या आपकी वर्किंग साइट है उधर। सो 17 लाख स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस 2 बिल्डिंग्स में, 12 लाख स्क्वायर फुट का पूरा का मॉल एरिया, और 1400 से 1500 अपार्टमेंट। इट मेक्स दिस पर्टिकुलर 40 acre डेवलपमेंट लार्जेस्ट मिक्स्ड यूज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इन इंडिया।
दुनिया के बहुत सारे कोनों में, हांगकांग हो गया, लंदन हो गया, यूएस हो गया, आपने बहुत जगहों पर ये, अगर आप लोगों में से कोई ट्रैवल कर चुका है तो देखा होगा, वहां पे ट्रैम हो गई या वहां की मेट्रो हो गई, वहां के बस स्टॉप्स हो गए, वो भी ट्रांजिट डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। ये ट्रांजिट डेवलपमेंट तो है ही इंडिया का सबसे बड़ा, बट मिक्स यूज डेवलपमेंट भी है। रिटेल, कमर्शियल ऑफिस और रेजिडेंशियल तीनों एक ही डेवलपमेंट का पार्ट है। सो जस्ट एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो कैनेरी वॉफ इन लंदन, पैसिफिक प्लेस इन हांगकांग, लुम्बा पार्क इन ओसाका जापान, ये सब के सब जो हैं कुछ एग्जांपल्स हैं कि दुनिया में और कहाँ कहाँ पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स हैं। पर्टिकुलरली आप ये जो एलिवेशन देख रहे हैं, ये 2 टावर्स हैं एलएनटी के। मॉल और ऑफिस की बिल्डिंग में किस तरीके के टेनेंट है, तो आप देखेंगे एसबीआई लाइफ, आइशर, मैनकाइंड फार्मा, वीवर्क, सेंट गोबेन। मॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो H&M, प्यूमा, कैल्विन क्लाइन, ऑल्डो, इस तरीके के टेनेंट जो है वो मॉल और ऑफिस स्पेस का पार्ट है। पर्टिकुलरली पाइपलाइन इंफ्रा लिमिटेड जो है वो 3rd फ्लोर में विंग सी में पूरा का पूरा 40,000 स्क्वायर फुट इनका है, अलॉन्ग विथ 32 कार पार्क्स। ये पूरा का पूरा मास्टर डेवलपमेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था, टावर 1 है, जहां पर हमने 3-4 क्लाइंट साइन किए, जिसमें से एक हम फंड करके रजिस्टर कर चुके हैं और ऑलरेडी एलएनटी के साथ। ये दूसरा है जो हम कर रहे हैं। इसके बाद प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी मिड में हम लोग तीसरा क्लाइंट जो है वो इनके साथ करेंगे। बीच में जो आप, जहां पर आप ये रेलवे स्टेशन रिटेल एयर स्पेस लिखा देख रहे हैं, इसके नीचे से आपको दिखेगा ट्रैक, तो ये पूरा का पूरा आपका सीवुड स्टेशन का पैच है। पटरी के इस तरफ, ट्रैक के इस तरफ आपका पूरा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, और ये पूरा का पूरा आपका मॉल और ऊपर 2 कमर्शियल टावर्स है। इंटरनल इमेजेस ऑफ द एसेट, सो जितने भी क्लाइंट्स हमने साइन किए हैं, हेंकल, पाइपलाइन इंफ्रा, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, सबके हेड ऑफिसेज हैं। टेनेंट जब खुद अपने ऑफिस में फिट आउट करता है तो उनकी प्रोबेबिलिटी उस डेवलपमेंट में रुकने की ज्यादा रहती है। जस्ट अ ब्रीफ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 13-14 साल पुरानी कंपनी है पाइपलाइन इंफ्रा। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट फंड आर द गाइज जो कंपनी ओन करते हैं। इन लोगों के मेजॉरिटी क्लाइंट्स बीइंग अ गैस पाइपलाइन ऑपरेटर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल कंपनीज, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन जो इन्होंने ही बनाई है, उसको ये मैनेज करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का ये कॉर्नर बोला जाता है काकीनाडा। काकीनाडा से लेकर भरूच गुजरात तक 1400 अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर का पाइपलाइन है, जो इंडिया के नेशनल गैस ग्रिड का बहुत ही क्रिटिकल पैच है। ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाला वो ये मैनेज करते हैं। सो जस्ट बेसिक नंबर्स, जून 2020 से इनका लीज चालू है, आज भी 5.5 साल का लॉक इन और 6.5 साल का लीज बचा है। 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट पाइपलाइन इंफ्रा ने दिया है। रेंटल एस्केलेशन आपका अभी से 3 साल में हिट होगा। इंटरेस्टिंगली, आप लोग को लैंडलॉर्ड बनते हैं जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 50 करोड़ के प्रोडक्ट में, और हर आदमी ने 1-1 करोड़ रुपया डाला, तो 50 को ओनर्स बन जाते हैं फ्रैक्शनल के स्ट्रक्चर में स्टार्टा के साथ। तो आपके ऊपर 2 एक्सपेंसेस होते हैं। एक, आपको लैंडलॉर्ड है तो प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस आप ही देते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस कैम जो होता है वो सब टेनेंट के सर पे होता है कमर्शियल इंडस्ट्री में। और आप सिर्फ एक स्टार्टा की फीस देते हैं, विच इज 1% ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हमारे केस में आशुतोष जी और बाकी सब जो भी आपके एजेंट्स और पार्टनर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो बताएंगे कि यूजुअली हम लोग फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट फी जो है वो वेव ऑफ कर देते हैं। तो उसको हम 1% का प्री बुकिंग ऑफर ही बोलते हैं। या तो आप बोल दीजिए कि 1% का प्री बुकिंग ऑफर है और 1% डिडक्ट हो गया, या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की मैनेजमेंट फी हट गई। प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस में से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी आपके इस ट्रांजैक्शन में आपके सर पर नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस है, जो कि 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे साल का 1600-1700 रुपए बनता है मुश्किल से। एलएनटी ने ही सारे के सारे टेनेंट्स के सर पर मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स नेगोशिएट किया हुआ है। बेसिक इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप, 47.5 करोड़ का
परचेज प्राइस है, आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल सारे चीजें कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो टोटल 53.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। ये मैं आपको अलग से एक्सेल शीट भेजकर भी बता सकता हूँ, बट जस्ट इन जस्ट टू हैव एन आइडिया, 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप साल का अप्रोक्सीमेटली 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12, मंथ ऑन मंथ कुछ 16 साढ़े 16,000 का आप बेसिक मंथली पे आउट देख रहे हैं। बिकॉज हमको आज ही ये चीज मार्केट से 15-18% कम प्राइस पर मिल रही है। There is already a scope of capital upside even if we go out in the market today to sell it as a complete asset. So we are only projecting a growth rate of 6% every year, जिसके हिसाब से आप 4 साल के विंडो में 1.6x का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देख रहे हैं। रिस्क मैट्रिक्स, बिकॉज सारा का सारा लीगल ड्यू डिलिजेंस करने के बाद फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, कौन टेनेंट है, उनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या उनका ब्रांच ऑफिस है या उनका हेड ऑफिस है जो यहाँ से ऑपरेट कर रहा है, वो सब ड्यू डिलिजेंस करने के बाद स्ट्राटा सारे अपॉर्चुनिटीज को प्लेटफॉर्म पे डालता है इन द टेकन एट द राइट प्राइस सो दैट इन्वेस्टर्स का रिटर्न बढ़े। तो आपके सारे रिस्क जो है वो काफी हद तक मिटिगेट हो जाते हैं, चाहे वो कैपिटल रिस्क हो, चाहे वो लिक्विडिटी रिस्क हो, इन जनरल आपका मार्केट स्टैग्नेंसी, रियल एस्टेट रिस्क हो, बिकॉज वो सब मार्केट ड्यू डिलिजेंस, मार्केट इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी करके आपको शेयर कर दिया है। बेसिक इन्वेस्टमेंट थीसिस, दिस इज एन अवार्ड विनिंग ग्रेड ए लीड सर्टिफाइड प्रॉपर्टी। एलएनटी का जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग हब न्यू बॉम्बे बन रहा है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेस, एयरपोर्ट, ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई मेट्रो, ये सब डेवलपमेंट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल की स्टेज पर है। टेनेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है, 9.1% का ग्रॉस एंट्री यील्ड है विद एस्केलेशन ऑफ 15% इन द थर्ड ईयर। 5.5 साल का लॉक इन उनका बचा है, 6.5 साल का लीज बचा है। सो एज यू नो, सो हमारे पास इन जनरल मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर किसी को करना है तो 25 लाख से स्टार्ट होता है। वी ओनली चार्ज परफॉर्मेंस फी एट द टाइम ऑफ एग्जिट अगर आपका रेंट अलॉन्ग विद कैपिटल अपसाइड 10% के आईआरआर के हडल रेट को क्रॉस करता है। फर्स्ट ईयर में आपको 1% रेंटल टॉपअप है, मतलब मैनेजमेंट फी वेवर है, और हमारी मैनेजमेंट फी 1% रहती है। जस्ट अ ब्रीफ अबाउट अस, so after this asset we would be closer to 850 crores of asset under management। हम लोगों ने बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, चेन्नई, होसूर, बैंगलोर के आउटस्कर्ट में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, हैदराबाद, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इन जयपुर, ये सब जगहों पर एटलीस्ट 1, 2, 3 एसेट्स करे हैं। टोटल ये हमारा शायद 17 या 18वां प्रॉपर्टी है। तो हमने वेयर हाउसिंग, रिटेल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ टेनेंट्स, हर तरीके के क्लाइंट्स केटर करे हैं। आप पूरा पोर्टफोलियो देखेंगे मेरा तो 30 + 35 65% मेरा पोर्टफोलियो आज पिछले 2.5 साल में इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग को केटर कर रहा है। ऑल ऑफ दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 28 लाख स्क्वायर फुट। हम लोग 28 से 30 लाख स्क्वायर फुट आज मैनेज कर रहे हैं। सो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेकफील्ड, प्यूमा का हेड ऑफिस जो है इंडिया का, हेंकल एलएनटी का ही इससे पहले वाला जो हमने अपॉर्चुनिटी करा था वो है ये। यूबीएस इज स्विस बैंक, कैप जेमिनाई बैंगलोर में एक छोटा ऑफिस स्पेस 18 से 20 करोड़ का हमने 2020 के स्टार्ट में किया था। ये सब क्लाइंट्स हैं जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। दिस इज आवर लीडरशिप टीम। सो सुदर्शन एंड प्रियंका, दे आर द co-founders of the company. Nihar heads our investment. I report into Nihar. हम लोग दोनों बॉम्बे बेस्ड है। कंपनी का हेड ऑफिस इज इन बैंगलोर। हम लोगों ने ब्रांच ऑफिसेस बॉम्बे में और पूना में ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जैसे बताया, एज पार्ट ऑफ आवर एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रॉपर्टी को लिस्ट करने से पहले सारा का सारा नेगोशिएशन, क्या वो सही माइक्रो मार्केट है या नहीं, बिल्डिंग में क्या वैकेंसी रेट है, पता लग रहा है 10 माले की बिल्डिंग में 6 माले खाली हैं और हमको एक 7वां माला ऑफर हो रहा है टू बाय, इस तरीके की बिल्डिंग्स में हम कभी भी एसेट्स नहीं लेते हैं, इवैल्यूएट भी नहीं करते हैं। बिकॉज कल को जब एसेट को बेचना है या टेनेंट को रिप्लेस करना है
क्योंकि बिल्डिंग में ऑलरेडी वैकेंसी रेट इतना हाई है या उस माइक्रो मार्केट में वैकेंसी रेट इतना हाई है कि आपको अपना फेवरेबल प्राइस कभी मिलेगा नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही है। इमेजिन जस्ट लाइक अ वेबसाइट जहां पर आप अपना टीडीएस सर्टिफिकेट, आपके हर महीने के पे आउट्स, रिसिप्ट्स, सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। एज अ कंपनी स्ट्राटा वी आर बैक्ड बाय 2-3 लार्ज प्राइवेट इक्विटी फंड्स। सो जेरोदा ग्रुप का एक प्रॉपटेक फंड है निखिल कामत का, विच इज ग्रूहास। तो ग्रूहास हमारे बैकर्स हैं। दे हैव इन्वेस्टेड इन स्ट्राटा, दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ स्ट्राटा। कोटक का प्राइवेट इक्विटी आर्म है, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। दे आर द बैकर्स टू अस। अलोंग विद देम एलिवेशन, जो पहले सेफ पार्टनर्स होता था, तो एलिवेशन कैपिटल और मेफील्ड वेंचर्स ने भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है। पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कि हम लोगों ने एसेट शॉर्टलिस्ट किया, प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया, इन्वेस्टर्स ने एसेट में अपना बाइंग इन चालू करा, पूरे के पूरे एसेट को फंड करा। इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और पूरा का पूरा कॉर्पोरेटली गवर्नड बनाने के लिए वी हैव टेकन अप प्रोफेशनल थर्ड पार्टीज, जिनका ब्रेड एंड बटर ये है, जो सालों से यही काम कर रहे हैं। बिकॉज हर काम स्टार्टा नहीं कर सकता, ना ही हम वो उतना स्किल सेट रखते हैं। We do what we do best, advising our investors to be part of the right investment in terms of the commercial property that we list, managing it on your behalf, and then tomorrow helping you sell the complete asset altogether. So universal custodian, जितने भी आप सॉफ्ट कॉपीज अग्रीमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट की देखते हैं, उनकी हार्ड कॉपी स्ट्राटा के ऑफिस में नहीं रहती है। वो हार्ड कॉपीज यूनिवर्सल कस्टोडियन के ऑफिस में रहती है। इनका हेड ऑफिस बैंगलोर में है। विस्तारा बिहेव्स लाइक अ ट्रस्टी। सो विस्तारा और आईसीआईसीआई बैंक एस्क्रो पार्टनर, इन लोगों का काम ऐसा है जैसे क्लास का मॉनिटर। 100 रुपए रेंट आया और 100 रुपए सारे के सारे इन्वेस्टर्स को, अगर 100 लोग हैं, एक एक रुपया सबको पास ऑन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, विदाउट एनी लीकेज ऑफ अ सिंगल रुपी, 0 रुपी लीकेज के साथ। तो फंड का कोई भी बिजनेस होता है, फंड फ्लो का, आपको ट्रस्टी रखना जरूरी है। विस्तारा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रस्टीशिप कंपनीज इन इंडिया। आप कभी भी पैसा किसी थर्ड पार्टी को या स्ट्राटा को नहीं देते हो। हर प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए हम लोग एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं। सारे इन्वेस्टर्स उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली वो को ओनर्स बन जाते हैं और उस प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का अंडरलाइंग एसेट जो है वो एक ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो डे 1 से इनकम जनरेटिंग है, बिकॉज वो ऑलरेडी लीज्ड आउट है किसी ग्लोबल एमएनसी कंपनी को। इसके आज के करंट केस में पाइपलाइन इंफ्रा को जैसे वो लीज्ड आउट है 2020 से। वी आर डीलिंग विद एचडीएफसी बैंक, लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया। रेजर पे, सो आप के लिए आज जर्मनी में भी कोई इन्वेस्टर अगर बैठा है, वो ऑनलाइन ही सारा का सारा अपॉर्चुनिटी एक्सेस करके जब पैसा डाल रहा है, सो फॉर एवरी रुपी ट्रांसफर उनको उसका रिसीविंग, उनका एक्नॉलेजमेंट पहुंच रहा है। रेजर पे इन्वेस्टर्स के प्लेटफॉर्म पे, इन्वेस्टर्स के डैशबोर्ड पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। आज मेरे पास पिछले 10 से 12 साल का इंडिया की हर प्रॉपर्टी का डेटा है कि कौन से प्राइस पर किसने खरीदा है, बेचा है, क्या लीज चल रहा है उस बिल्डिंग में, आजू बाजू में क्या चल रहा है। ये सब डेटा का एक्सेस हमको प्रॉपस्टैक से मिलता है। प्रॉपस्टैक इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स विद स्टार्टा, सो दैट जब हम मार्केट में कोई 50 करोड़ की चीज या 100 करोड़ की चीज लेने जा रहे हैं, तो सामने वाला हमको ये समझ के कि हमको वो खरीदना है, गलत प्राइस पर कोई चीज नहीं बेच सकता है। सो जस्ट लास्ट फ्यू मीडिया कवरेजेस कि हम लोग ये साल 1000 करोड़ 1100 करोड़ तक खत्म करने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ये एलएनटी वाला पाइपलाइन इंफ्रा एसेट होता है, we would be closer to 845-850 crores. We would still have 2 months to go, February, March. Our idea is to cross 1,000 crores in this financial year. So जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बैंगलोर में हेड ऑफिस है, बॉम्बे और पुणे। पुणे में हमने अभी 4 महीने पहले ही ऑपरेशन चालू करे। Now I will
open the yes. So चैट बॉक्स में आप लोग अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, और मे बी आशुतोष अगर किसी को वॉइस नोट पर आई मीन ऑन करके भेजना है तो वैसे भी भेज सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, थैंक यू या वैभव जी, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी एंड आई होप कि जितने भी हमारे एजेंट्स एंड क्लाइंट्स इसमें अभी ज्वाइन करे हुए हैं उनको काफी चीजें समझ में आई होंगी, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. आई एम बट श्योर, आई एम स्टिल, श्योर. हाँ, बट स्टिल अगर किसी कुछ डाउट्स हैं तो अपने आप को आप एक बार अनम्यूट करके वैभव जी से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. उसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें जो भी हमारा सेशन होगा उसमें पर्सनली भी कनेक्ट करेंगे. बट अभी किसी के कुछ डाउट्स हैं प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग, सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं वैभव जी से. ओके, सो किसी के कोई डाउट्स नहीं है? Hello, हाँ, यस मिसेस. Yes, Suhas here. yes, so sir, please. I want few questions. Yeah. How we are going to make the deal in terms of investment on the legal papers or online, and what are the TDS, that applicable TDS on that investment? ओके, सो सुहास सर, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफी सिंपल है. आई गेस इस कॉल के बाद एक बार आशुतोष आपसे कनेक्ट करके बेसिक बताते हैं. फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं आई वांट टू स्टार्ट विद द मिनिमम ऑफ 25 lakhs. तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन ही केवाईसी वेरीफाई होता है. केवाईसी इज नथिंग बट आपका पैन कार्ड, कैंसिल चेक एंड आधार, बोथ साइड्स बेसिकली एज एन एड्रेस प्रूफ. सो आप अभी आज की डेट में जो ये प्रॉपर्टी है विच इज 53.5 crores, हम लोग ऑलरेडी 50% से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुके हैं. 50% से ज्यादा सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने भी इन्वेस्टर्स ने 25 लाख 50 लाख कमिट किया है उन लोगों ने अपना केवाईसी खत्म करके 10% टोकन एस्क्रो में ट्रांसफर कर दिया है. जैसे ही मैं 100% सब्सक्राइब होऊंगा तब मैं इन्वेस्टर्स से बाकी 90% की मनी कॉल करता हूँ. तो वो सब काम ऑनलाइन हो जाता है. इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटीज व्हाट हैपेंस इज, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है उसका रजिस्ट्रेशन एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर हो रहा है. और आप और आपकी तरह बाकी जो इन्वेस्टर्स 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी पैसा डाल रहे हैं वो सब लोग उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स बन रहे हैं. तो आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट एक्चुअली है शेयर सर्टिफिकेट. शेयर सर्टिफिकेट तब जनरेट होता है जब आप एक सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट जो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बनेगा आप वो साइन करते हैं. तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं और जब हम 100% मनीज कलेक्ट करते हैं तब आप सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन अग्रीमेंट साइन करते हैं. ये तो हो गया आपकी ओनरशिप कि हाँ अब आप एक रेंटेड आउट प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी है उसमें को ओनर बन गए हैं तो आपको पे आउट्स आ जाएंगे. स्ट्राटा इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहा है, तो आपका और स्ट्राटा का रिलेशन जो है वो वाया कंपनी जा रहा है कि आप जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं जिसमें एक अंडरलाइंग एसेट एक प्रॉपर्टी है, आपने उसको मैनेज करने के लिए, बिकॉज आप शायद दिल्ली में है या बॉम्बे में है, ये प्रॉपर्टी न्यू बॉम्बे में है, तो आज इन्वेस्टर्स अलग अलग सिटीज अलग अलग कंट्रीज में बैठे हैं और ऑनलाइन सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं. तो सब लोग स्ट्राटा को हमको एसेट मैनेजर असाइन कर रहे हैं. उसके लिए आप एक एसेट मैनेजमेंट अग्रीमेंट साइन करते हैं. थर्ड फाइनल क्वेश्चन, सो इंडिया में इन जनरल आपको मैं पे आउट्स अगर दे रहा हूं ऑन अ मंथ बेसिस, स्टैंडर्ड रेजिडेंट इंडियंस के लिए स्टैंडर्ड 10% टीडीएस डिडक्शन होता है और एनआरआईज के लिए 20.8 होता है. बहुत सारे हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी कभार अपने नाम पर ना इन्वेस्ट करने की बजाय अपने ही अकाउंट में एक फैमिली अकाउंट बना के अपनी वाइफ अपने बच्चों को ऐड कर देते हैं, जो कि सब मेजर है, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए. सब लोग 18 साल और बियॉन्ड वाले पैन कार्ड होल्डर्स होंगे. अगर उनके पैन कार्ड पे कोई और इनकम नहीं डिक्लेयर हो रही है, सपोजिटली हाइपोथेटिकली योर वाइफ
आप अपनी कोई बिजनेस इनकम या कोई इनकम आपके वाइफ के पैन पे अगर डिक्लेयर नहीं हो रही है, तो आप उनके नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इवेंचुअली, तो आप जो 10% का स्टैंडर्ड टीडीएस कट रहा है, आप उसको भी हटा सकते हैं पिक्चर से। फॉर्म 15G एक डॉक्यूमेंट होता है हमारा। Yes. Hello. आई थिंक वैभव जी का तो इंटरनेट का थोड़ा सा स्टेबल हो गया, जस्ट अ सेकंड, ही विल जॉइन बैक। Freeze हो गया था. He has freezed because of the net connection. सॉरी, हाँ, सो ये एक पंकज जी ने लिखा है। हाँ, सो पंकज जी, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में मैंने जैसे आपको बताया कि 2020 से ऑलरेडी पाइपलाइन इंफ्रा का लीज चल रहा है, और 2 साल के बाद उनका 15% का रेंटल एस्केलेशन है। तो जब जब रेंट एस्केलेट हो रहा है, तब तब आपका पे आउट बढ़ रहा है। जैसे मिनिमम 25 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप मंथ ऑन मंथ 16-16.5 हजार देख रहे हैं, तो 2026 से ये 16-16.5 हजार जो है वो अप्रोक्सीमेटली 19 हजार मंथ ऑन मंथ हो जाता है, जब 15% का आपका रेंट एस्केलेट हो चुका होगा। Okay. Vaibhav ji, I have one question. यस सर। Once somebody decided to make say investment of say 25 lakhs rupees, so और what I understood that आप कुछ शेयर सर्टिफिकेट देंगे, बराबर? जब पूरा का पूरा एसेट फंड हो जाता है सर, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो शेयर सर्टिफिकेट का एक वैल्यू क्या आता है, फेस वैल्यू क्या रहता है, मतलब कुछ? सर फेस वैल्यू आपके शेयर होल्डिंग की हमेशा 100 ही रुपया होती है, बिकॉज आपको हाँ, सिक्योरिटीज 2 फॉर्म में मिलती हैं। हाँ, इनफैक्ट इस कॉल के बाद आशुतोष एक पूरा का पूरा ड्राइव आपके साथ शेयर कर सकते हैं, गूगल ड्राइव, जिसमें आपको शेयर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट जो आप साइन करेंगे उसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, ऑब्वियसली आपके बिना साइन वाला, कि आप वो पूरा डॉक्यूमेंट गो थ्रू कर सके। आपको हर महीने पे आउट जाना है, उसके लिए आपको इशू हो रहे हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो हर महीने जो आपको इनकम आ रही है, हर साल जो पूरा आपको इनकम आपका जनरेट हो रहा है, वो वैसा ही है जैसे आपने अगर 1 करोड़ की एफडी बैंक के साथ डाली है तो आपको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर पे इंटरेस्ट इनकम आ रही है। क्योंकि हर साल जब भी कोई एजीएम हो रहा है, या हर 6 महीने में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है, जहां पर कोई भी एक डिसीजन मेकिंग होनी है, उसमें आपका राइट हो, उसके लिए आपको वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इक्विटी इशू होता है। बिकॉज इक्विटी अगर इशू नहीं होगा तो आपका राइट और डिसीजन मेकिंग रहेगा ही नहीं पूरी की पूरी कंपनी को चलाने में। तो इक्विटी शेयर अलॉन्ग विथ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उनकी फेस वैल्यू को हमेशा 100 ही रुपया रखा जाता है। जब पूरे के पूरे एसेट को 3 या 4 साल के बाद बेचा जा रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर का फीचर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में वो कंपनी के लेवल पर डेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जब पूरे के पूरे एसेट को बेचा जाएगा तो सारी की सारी चीज इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट बायर के लिए ये बहुत अच्छी चीज होती है। आप दुनिया में कोई भी कंपनी मतलब कोई भी डेवलपर या बिल्डर देखो, या कोई भी बड़ा या छोटा प्राइवेट इक्विटी फंड या इंस्टीट्यूशनल फंड देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का स्ट्रक्चर ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रक्चर है। बिकॉज लोगों को अगर फंड की इमरजेंसी है और वो 3-4 साल के लिए नहीं रुक पा रहे हैं, और आपको 1-1.5 साल के बाद फंड की जरूरत पड़ रही है, तो आपको बाकी 100 इन्वेस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, या एसेट मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी अपनी शेयर होल्डिंग को बेच सकते हैं। आपको स्ट्राटा के प्लेटफॉर्म की हेल्प चाहिए तो आप मेरे पास आ रहे हैं कि वैभव, मैं तो यार बिजनेसमैन हूँ, मेरा डायमंड का या मेटल का काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स में अपने 25 लाख रुपए के शेयर को वो करूं।
मैं फंड्स की नीड में हूँ, ऑल्दो मैं रुकना चाहता था 3-4 साल तक, बिकॉज मुझे पता है असली जूस तभी निकलेगा जब पूरी 100 करोड़ की चीज कल को 110-120 करोड़ की बेची जा रही है। बट फॉर सम रीजन आपको फंड की जरूरत पड़ रही है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे भी अपने 25 लाख के शेयर को बेच सकते हो। Okay. दूसरा, शैल बी अलाउड टू अटेंड इन एजीएम। आप इन्वेस्टर बनेंगे पंकज सर, तो आप सारी एजीएम आप ही अटेंड करेंगे। मैं बीइंग एन एसेट मैनेजर सिर्फ वो एजीएम्स ऑर्गेनाइज करूंगा। स्टार्टअप मैं मतलब वैभव नहीं, मेरी लीगल टीम ऑब्वियसली, वो एजीएम्स इन्वेस्टर्स ही अटेंड करते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन है वैभव बोलिए जी। सर। या और एक क्वेश्चन है, अभी आपका जो एप्रिसिएशन है जैसे कि मंथली 9% के आसपास हो जाता है, करेक्ट? अप्रिसिएशन किस चीज का सर? Appreciation means you make the monthly payment of 9% for 25 lakhs rupees, correct? पेमेंट्स आर डन मंथली। मंथली 9% जैसा कुछ नहीं होता सर, पर एनम वो है 9%, उसको डिवाइडेड बाय 12 आपको मंथ ऑन मंथ जा रहा है। मतलब अगर आप 25 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पूरे साल में 1,90,000 2 लाख रुपीज आ रहा है, तो 25 के अगेंस्ट में आप 2 लाख रुपए देखोगे तो वो 8.1% होता है। Okay. क्योंकि टेनेंट पे आउट हर महीने करता है, कोई भी टेनेंट किसी भी बिल्डिंग में है तो वो अपना रेंट तो हर महीने ही देगा, राइट? तो आपको Correct. पे आउट भी हर महीने ही हो रहा है। हर महीने में जनरली उसका कोई पीरियड रहता है, पर्टिकुलरली 1 to 10 ऑफ द हाँ, सो यूजुअली इसके के आई गेस एलएनटी के जितने भी टेनेंट्स हैं उनकी साइकिल बाय ऑन और बिफोर 12th ऑफ एवरी मंथ है। Yeah. और तभी at that time you also make the deduction of the TDS if it is applicable, correct? करेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड 10% है। अगर आपने फॉर्म 15G दे दिया है, आप रेजिडेंट इंडियन है, तो वो स्टैंडर्ड 10% भी नहीं हो रहा है। अगर टीडीएस रिडक्शन हो रहा है तो आपके ही प्लेटफॉर्म पर जो आपका डैशबोर्ड है बेसिकली इन्वेस्टर का, क्वार्टरली टीडीएस सर्टिफिकेट वहां पर पब्लिश हो जाता है। अच्छा, और अभी ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया 25 लाख, अभी हो सकता है 4-5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, और तभी मेरे को क्या बेनिफिट्स होएगा? तो सर आप बेसिकली दो इनकम के लिए पैसा डाल रहे हो। एक है आपका मंथली पैसिव इनकम जो आपको मंथ ऑन मंथ आ रहा है। दूसरा है जब 3-4 साल में पूरे के पूरे एसेट को बेचा जा रहा है। इंडिया के सारे लॉस के हिसाब से 24 मंथ्स जैसे ही क्रॉस हो गए हैं तो एज इट इज सब लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लग रहा है, एसेट लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। अगर आप इस प्रॉपर्टी में देखते हैं, आशुतोष आपको पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मॉडल है वो एक प्रीसेट 25 का भेजेगा। 4 साल के होराइजन में आप देख रहे हैं कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 से 1.6x हो रही है। तो आपने 100 रुपए अगर डाला है तो रेंट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ आप 4 साल में 160 रुपीज कमा रहे हैं। 160 में से आपको 50-60 रुपीज जो है वो 4 साल में मंथ ऑन मंथ पे आउट के बिहाफ पे आ चुका है। बचा हुआ 100 रुपए जो है वो आपको आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, जब पूरे के पूरे एसेट को बेचा जा रहा है। तब वहां पर आपको कैपिटल गेन्स के ऊपर ही सिर्फ 20% का टैक्स भरना है, क्योंकि आप 5% का इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले सकते हो। Parveen Kumar, after the lease period is completed, what is the next scenario? प्रवीण सर, आइडिया बहुत सिंपल है। इन्वेस्टर सिर्फ एन्युटी इनकम प्रोडक्ट के लिए पैसा नहीं डाल रहे हैं। अगर आज कोई भी आदमी रियल एस्टेट में पैसा डाल रहा है, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट में, तो वो दो रीजंस के लिए डाल रहा है। कैपिटल की सेफ्टी तो होती ही है रियल एस्टेट में, बट अगर वो इनकम जनरेटिंग है तो डे 1 से मेरा पे आउट चालू हो रहा है, दैट इज 1। सेकंड, इन अ लॉन्ग टर्म होराइजन ऑफ 3-4 इयर्स मैं कैपिटल अपसाइड जो है उसका भी बेनिफिट ले रहा हूं। इसके केस में, पाइपलाइन इंफ्रा के केस में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये पाइपलाइन इंफ्रा का हेड ऑफिस है, इनका लॉक इन पीरियड ऑलरेडी 2023 जून में खत्म हो रहा था, जो एलएनटी ने 6 महीने पहले इन लोगों से रीनेगोशिएट कराकर 5 साल और इन लोगों ने अपनी विलिंगनेस से अपना
लॉक इन पीरियड एक्सटेंड कर दिया है। तो आज की डेट में 2020 से जो कंपनी बैठी है, जो 23 के बाद 23 मिड से अपना लॉक इन पीरियड खत्म करके सिर्फ 6 महीने का नोटिस पीरियड देकर मूव आउट कर सकती थी, वो लोग ऑलरेडी 5 साल का अग्रीमेंट रिन्यू कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ लॉक इन पीरियड। वी बीइंग स्ट्राटा, बीइंग योर एसेट मैनेजर, हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम जैसे ही पूरा एसेट को सपोजिटली ये मंथ में खत्म करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन खत्म करते हैं, मेरी एसेट मैनेजमेंट टीम स्टार्टिंग फ्रॉम February, जब तक आपको पहला पे आउट आ रहा है, they have started building relationship with the tenant। इसके केस में पाइपलाइन इंफ्रा के आज 5.5 साल का लॉक इन बचा है, चीज प्रीलीज है, उसको 2.5-3 साल 4 साल के बाद अगर बेचा जा रहा है तो प्रीलीज ही बेचा जाएगा तो ही बेनिफिट होगा। अगर टेनेंट चला गया और मैं खाली प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ किसी को, तो ऑलरेडी आपकी कैपिटल वैल्यू 10-15% कम हो चुकी है। सो आवर आइडिया इज कि 2.5 से 3 साल के टाइम पीरियड में अगर पूरा मार्केट मैच्योर हो चुका है तो मार्केट स्टैग्नेंसी से पहले पूरे के पूरे एसेट को बेचा जाए, सो दैट जो नेक्स्ट बायर आ रहा है उसको भी लगे कि यार 2.5-3 साल का लॉक इन पीरियड ये लोग एंजॉय कर चुके हैं और अब बचा हुआ 2.5-3 साल हम भी एंजॉय करेंगे। एंड फॉर द टेनेंट नॉट टू रिन्यू देयर अग्रीमेंट, दैट पॉसिबिलिटी बिकम्स वेरी लेस बिकॉज उन लोगों का हेड ऑफिस है। एंड इवन इफ ये टेनेंट जाने वाला है, हम लोग आज डे 1 से रिलेशनशिप बनाकर बैठे हैं, हमको 1-1.5 साल में ये रियलाइज होता है कि यार ये लोग अब 5 साल का लॉक इन के बाद दोबारा रिन्यू नहीं करने वाले हैं। सो और आइडिया शुड बी कि हम 2.5 से 3 साल, 2 साल से पहले वैसे भी किसी प्रॉपर्टी को बेच के कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में सारे के सारे प्रॉफिट स्किल हो जाएंगे। तो हर प्रॉपर्टी चाहे ऑफिस स्पेस हो, चाहे रिटेल हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, बेची तो जाने वाली है 3 से 4 साल के सिनेरियो में ही। द आइडिया शुड बी मार्केट की स्टैग्नेंसी से पहले अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट का रिन्यूअल खत्म हो रहा है तो उनका रिन्यूअल लेकर या किसी नेक्स्ट क्लाइंट का अग्रीमेंट साइन करवाकर इज व्हेन वी शुड बी थिंकिंग ऑफ एग्जिटिंग द एसेट, जिससे नेक्स्ट आने वाले बायर को भी वैसे ही बेनिफिट्स मिले। One simple question, but don't misunderstand. Yeah. Hello. What are the risks? What are the risks involved in this investment? Sir, same risk which are involved in any real estate investment. जैसे है कि ये अभी जैसे आपने बोला कि टेनेंट आएगा, then tenant will pay the rent and then we will get our rent or whatever monthly payout, correct? तो टेनेंट नहीं भी आ सकता है, कभी कभी आपका कुछ मार्केटिंग बराबर नहीं हुआ, could be certain legal issues। तो ये पॉइंट में क्या है, मतलब ऐसा कुछ रिस्क रहता है क्या? Sir, at the end of the day, one needs to realize कि आज आपको 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50 लाख रुपए डालने का एक्सेसिबिलिटी मिल रहा है, बट क्या उसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो सारे डायनेमिक्स है वो बदल गए? द आंसर इज नो। लेकिन क्योंकि आप अब अकेले नहीं हो ओनर, प्लस आपने पूरा का पूरा 50 करोड़ रुपया नहीं डाला है, प्लस एक कंपनी ऑलरेडी, एक एसेट मैनेजर आप सब लोगों ने असाइन किया हुआ है, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हर रिस्क जो रियल एस्टेट में होता है वो यहाँ पर भी वैलिड है। क्यों नहीं वैलिड होगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है तो रियल एस्टेट ही, बस एक आदमी 50 करोड़ ना डालने की बजाय 100 लोग 50-50 लाख रुपए डाल रहे हैं। तो वो सारे रिस्क किस तरीके से मिटिगेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? रियल एस्टेट से रिलेटेड सबसे बड़ा रिस्क है कंस्ट्रक्शन रिस्क। आज कोई भी डेवलपर आपको कोई एक सो कॉल्ड एश्योर्ड रेंटल इनकम प्रोडक्ट, गारंटीड इनकम प्रोडक्ट के ट्रैप में फंसाकर आपको बोल रहा है कि सर 3 साल में प्रोडक्ट बनना है, आज ये 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का है, हम इसमें आपको हर साल 10% का पे आउट देंगे जब तक प्रॉपर्टी बन रही है, और जब प्रॉपर्टी बनती है उसके बाद आप इस प्राइस पर उस चीज को खरीद सकते हैं, व्हाटएवर। यू नीड टू रियलाइज अगर कोई प्रॉपर्टी बनी नहीं है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है
तो उसमें एश्योर्ड रेंटल इनकम प्रोडक्ट या गारंटीड इनकम प्रोडक्ट बनेगा कैसे? अगर प्रॉपर्टी बनी ही नहीं हुई तो पैसा आ कहाँ से रहा है? पैसा मतलब बिल्डर दे रहा है, बिल्डर कहाँ से पैसा देगा? बिल्डरों के पास तो खुद ही पैसे नहीं है। उसने आप ही को 8,000 रुपए पर स्क्वायर फुट की चीज जो है वो 10,000 स्क्वायर फुट रुपए में बेची है, और वही आपका जो 2,000 रुपए जो उस मार्केट का भाव भी नहीं है, वो आप ही का 2,000 रुपए आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आ रहा है। So the very first thing what we are doing in fractional investment as a structure, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घुस ही नहीं रहा, मैं कोई खाली प्रॉपर्टी में भी घुस नहीं रहा। जैसे इसके केस में पाइपलाइन इंफ्रा टेनेंट जो है वो 2020 से अपने अग्रीमेंट में बैठा है, बिल्डिंग ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले डिलीवर हो चुकी है, पाइपलाइन इंफ्रा अपना ऑपरेशंस 2 साल से ऑपरेट कर रहा है, तो कंस्ट्रक्शन रिस्क इज 0, नॉट इवन 0.01%, कंस्ट्रक्शन रिस्क इज 0। सेकेंड इज अ कैपिटल रिस्क, कि आज आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है, कैपिटल मार्केट में पैसा डालता है, ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रियल इस्टेट के अलावा ज्यादातर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे इंडिया में अवेलेबल हो या बाहर अवेलेबल हो, आई एम श्योर हमारे पास जवाहर सर हैं ऑनलाइन, ही कैन शेयर सम मोर लाइट ऑन इट। आपकी कैपिटल अगर मार्केट के फ्लक्चुएशन पर डिपेंडेंट है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट, तो आपकी कैपिटल ऑब्वियसली सेफ नहीं है। वो 100 रुपए की चीज 90 भी हो सकती है, और वो 100 रुपए की चीज 200 भी हो सकती है। इतनी वॉलेटाइल चीजों में पैसा अगर कोई डाल रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क टेकर है। आदमी रियल एस्टेट के लिए पैसा डालता है स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आज एल&टी के साथ हमने 3-4 क्लाइंट साइन करे हैं, तो एल&टी ने अपने प्राइस से भी हमको 15-20% डिस्काउंट पर चीज बेची है, विच मीन्स कि हाइपोथेटिकली द सुपर वर्स्ट के सिनेरियो कि अगर कोई टेनेंट भी नहीं है ना, तो भी ये प्रॉपर्टी मार्केट से 15% कम प्राइस पर आज आप खरीद कर बैठे हैं, तो कैपिटल रिस्क आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। कुछ नहीं भी है तो आपके 100 रुपए की वैल्यू 3 साल के बाद भी 90 नहीं हो रही है, अगर 150 नहीं हो रही तो, राइट। थर्ड थिंग, यू लुक इन एनी इन्वेस्टमेंट, चाहे आप खुद 50 करोड़ रुपए डालकर बोलो कि वैभव ये मैं खुद खरीद रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे ट्रांजैक्शन करते नहीं है कि किसी ने बोला कि हाँ ये पूरी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी हमको दे दो। हमारा मॉडल इज टू मेक रिटेल इन्वेस्टर्स एंड मेक रिटेल इन्वेस्टर्स दी एक्सेसिबिलिटी के वो लोग 25-50 लाख 1 करोड़ रुपया डाल सके। तो हम ट्रेडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, हम ब्रोकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं करते। खुद 50 करोड़ रुपए डालेंगे तो क्या होमवर्क करेंगे कि भाई पाइपलाइन इंफ्रा कौन है, किसकी कंपनी है, क्या बिजनेस ऑपरेशंस है इनके, क्या ये लोग साल में इतना रेवेन्यू या इतना प्रॉफिट, इतना काम करते हैं कि ये लोग 5, 8, 10 साल के का रेंट भी दे सकते हैं, लॉक इन पीरियड भी दे सकते हैं। तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो आज मैं करके पूरे टेनेंट प्रोफाइल के साथ आपको लाकर दे रहा हूं। खुद 50 करोड़ रुपए डालेंगे तो भी वो टेनेंसी रिस्क रहेगा कि यार 5 साल तक अगर हमको रुकना है, अगर मार्केट 5 साल तक ग्रो कर रहा है और हम डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि हम 5 साल तक पूरा का पूरा यहाँ रुकते हैं और पाइपलाइन इंफ्रा जाने वाला है, तो 5वें साल में जाकर बत्ती नहीं जलानी कि यार अब दूसरे टेनेंट को लेकर आओ। आज स्ट्राटा आपका एसेट मैनेजर बनकर डे 1 से अगर टेनेंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, वो इसके लिए कर रहा है कि मुझे हर साल जब मैं आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ प्रॉपर्टी की, मुझे पता हो कि ये और आगे रिन्यू करेगा अगर हम लोग इस मार्केट में और रुकना चाहते हैं तो, और ये नहीं करेगा तो किस तरीके के टेनेंट्स, किस तरीके के क्लाइंट्स मार्केट में घूम रहे हैं जिनको हम इसी रेंटल पे या इससे बेटर रेंटल पर रिप्लेस कर सकते हैं। उतना टेनेंसी रिस्क तब भी है जब 50 लाख रुपए आप डाल रहे हो 50 करोड़ के प्रोडक्ट में, उतना टेनेंसी रिस्क तब भी है जब खुद आपने पूरा का पूरा 50 करोड़ रुपया डाल रखा है ओनर बनने के लिए। द डिफरेंस हियर इज वी आर इन द बिजनेस, वी आर डे इन डे आउट इन द मार्केट वेर इन वी आर बिल्डिंग रिलेशंस, और पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद कि अगर इन लोगों ने 3 साल के लॉक इन के बाद 5 साल का लॉक इन पीरियड साइन करा है, ये 5 तक तो कहीं नहीं जा रहे। हम लोगों को 2 से 2.5 साल में ये डिसाइड करना है कि ये मार्केट नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद
ट्रांस हार्बर लिंक ऑपरेशनल होने के बाद और कितने साल तक मैच्योर करने वाला है। अगर नहीं करने वाला है तो 2.5 से 3 साल में पूरे के पूरे एसेट को फ्लिप करा जाए, और अगर करने वाला है तो टेनेंट के साथ ये रिलेशनशिप बिल्डिंग करके डिसाइड किया जाए कि ये लोग और रिन्यूअल देंगे या नहीं देंगे, या हम दूसरे बायर को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा आखिरी कोई चीज के बारे में अगर आप रियल एस्टेट के किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं तो वो है बेसिक रियल एस्टेट रिस्क, विच इज नथिंग बट मार्केट सैचुरेशन। आज हर मार्केट में, हर सिटी में, चाहे दिल्ली एनसीआर हो, बैंगलोर व्हाइटफील्ड इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो, बॉम्बे में कोई भी लोकेशन हो, ये न्यू बॉम्बे का लोकेशन हो, कहीं पर मेट्रो बन रहा है, कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, हर जगह की कोई ना कोई इंफ्रा की ग्रोथ स्टोरी है। बेसिक रियल एस्टेट लॉजिक देखा जाए तो जब इंफ्रा प्रॉपरली ऑपरेशनल हो गया है उसके बाद और 1-1.5 साल के लिए उस मार्केट को ट्रैक करना इज गुड इनफ, क्योंकि उसके और थोड़े साल के बाद फिर वो मार्केट सैचुरेट हो जाएगा। आज सर ये वहां बनेगा, ये यहाँ बनेगा, इसकी ग्रोथ स्टोरी पे लोग अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल डेवलपमेंट बेच रहे हैं। हम उस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज नॉट एंटायरली डिपेंडेंट कि यहाँ मेट्रो बनेगी या नहीं बनेगी। उससे ज्यादा वो इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह की क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग में बैठे हो, कितने डिस्काउंटेड प्राइस पर आज डे 1 पे आपके पास प्रॉपर्टी है, और किस तरीके के क्लाइंटेल इस माइक्रो मार्केट का पार्ट बनना चाहते हैं। बिकॉज अगर आपका रेंटल हर साल 5% बढ़ रहा है या 3 साल में 5% बढ़ रहा है, आपकी मिनिमम कैपिटल वैल्यू 5% तो बढ़ ही रही है, तो इन्फ्लेशन तो आप बीट कर ही रहे हो फॉर ऑल रीजंस पॉसिबल। यहाँ के केस में क्योंकि हमको 18-19% का डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, तो मेरा ये प्राइस एटलीस्ट 3.5-4 साल तक एवरेज आउट हो सकता है। दैट इज वाई हम लोग 6% का ग्रोथ रेट ले रहे हैं। तो इन द नटशेल अगर आप बोलेंगे सुहास सर कि क्या मैं ये 50 करोड़ के प्रोडक्ट में सिर्फ वैभव मैं तो सिर्फ 85 लाख डाल रहा हूँ तो मेरा रिस्क क्या जीरो हो जाता है? बिल्कुल जीरो नहीं होता सर। अगर आप 1% के शेयर होल्डर बन रहे तो समझिए अगर 100% का रिस्क है तो आपका 1% का रिस्क है, विच इज स्टिल फार बेटर देन आप अगर पूरा का पूरा अपना 50 करोड़ रुपया एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर देते तो। देयर रिस्क रिमेन बट दे हैव बीन मिटिगेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट, कि किसी ऐसे वर्स्ट के सिनेरियो की सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को पहुंचना नहीं पड़े जहां पर उनकी इनकम बंद हो जा रही है या प्रॉपर्टी किसी लीगल मैटर में फंस जा रही है। वो सारा ड्यू डिलिजेंस पहले से ही कर प्रॉपर्टी को लिस्ट किया जा रहा है प्लेटफॉर्म पे। निरंजन सर, आई एम सेलिंग माय शेयर आफ्टर 3 years to someone for some reason. Do we sell transfer share in appreciated price or same or 25 lakh? Niranjan sir, it is all dependent on you. My purpose is to keep sharing with you the valuation report. तो हम आपको साल में 2 बार पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। आप 4 साल में सपोजिटली ये पूरे एसेट की साइकिल है, अगर एग्जिट होने की फॉर सम इमरजेंसी रीजन आप 4 साल तक नहीं रुक पा रहे हैं और आपने 1.5 साल में या दूसरे साल में आकर अपना इंडिविजुअल शेयर के बारे में सोचा बिकॉज आपको फंड की नीड है, तो मेरे पास रीसेल प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आपको उस इमरजेंसी में आपका शेयर बेच सकता हूं। कोविड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव, ओमिक्रॉन, डेल्टा क्रॉन के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बिजनेस ऊपर नीचे हुआ है, बहुत सारे लोगों ने फैमिली में अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है। उस टाइम पे बहुत सारी पब्लिक के साथ हम लोगों को उनका इंडिविजुअल रीसेल करना पड़ा। क्या इंडिविजुअल रीसेल आप स्टॉक मार्केट की तरह अप्रिशिएटेड या डेप्रिशिएटेड प्राइस पर करेंगे? द आंसर इज नो। मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा हूं। आज आपको पता है कि आप एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको पैसिव इनकम आ रही है, और कैपिटल अपसाइड का बेनिफिट आपको तभी होगा जब पूरा का पूरा एसेट बेचा जाएगा। अगर 2 साल के बाद वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी अप्रिशिएटेड है तो आप अपना इंडिविजुअल शेयर बेच रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी नहीं बेची जा रही, तो वो वैल्यू नोशनल है। उस 25 को 27 लाख मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचने वाला हूं। आप अगर प्राइवेट सेल करते हैं वो जो आपको अलाउड है बिकॉज आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटी है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेच सकते हैं। वो प्राइस वो चीज आप कितने भी प्राइस पर करिए उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो मेरे इन्वेस्टर्स को पता भी नहीं चलने वाला है।
लेकिन अगर आप ये थॉट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं कि वैभव मैं तो 1.5-2 साल के लिए रुकूंगा, तो 1.5-2 साल के लिए आप सिर्फ पैसिव इनकम ही कमा रहे हैं सर, और मैं आपको एज अ प्लेटफॉर्म असिस्ट कर सकता हूँ आपका कैपिटल वैल्यू वापस दिलाने के लिए। इनफैक्ट अगर कोई आदमी इमरजेंसी में बेचने के लिए आता है तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं, लोग कह रहे हैं सर 25 है, आप अपना उसमें कुछ 1-2% जो भी आपका कोई फीस होता होगा अगर एग्जिट पे, जो कि नहीं है, आप ले लीजिए, मुझे 25 का 23-24 भी कर दीजिए, बिकॉज मैंने 1 साल रेंटल इनकम तो एंजॉय करी है। सो डोंट कम विद अ थॉट कि आप इमरजेंसी में भी जब एग्जिट कर रहे हैं तो भी आप उस टाइम पे मार्केट का जो प्राइस बढ़ चुका है उस हिसाब से आपकी शेयरिंग होगी, तो फिर ये कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट बन जाएगा। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से लोगों के इंडिविजुअल सेल रीसेल पर अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लग गया तो पूरे फंड के एग्जिट में तो इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे। द आइडिया इज अ स्टेबल safe capital investment which is giving you regular income with a scope of capital upside in a 3 to 4 year horizon। अगर आप रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में 3-4 साल का होराइजन नहीं रख रहे हैं तो फ्रैक्शन तो बहुत बात की चीज है। माय सजेशन वुड बी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी मत करिए, बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आप आदमी 1-2 साल के होराइजन से करता नहीं है, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कहीं पर भी नहीं जाएगी, ऊपर नीचे का फ्लक्चुएशन तो छोड़ ही दीजिए। सो कम विद अ 3-4 ईयर माइंडसेट। अगर ये वेयर हाउसिंग होता तो मैं बोलता आपको कम विद अ 5-6 ईयर माइंडसेट, बिकॉज वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल एज एन इंडस्ट्री इंडिया में बहुत नया है। ऑल्दो हम लोगों ने 8-10 प्रॉपर्टीज करी हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री वेरी वेल, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिसको शायद नहीं पता होगा, शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, they are somewhere dependent on our skill set कि हम लोगों ने कितना काम किया है, कितनी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऑफिस स्पेस में 3 से 4 साल इज अ गुड टाइम पीरियड कि हम पूरे के पूरे एसेट को एग्जिट करें। Okay, Pankaj, good answer. will it give more benefits to strata if not collecting the investors of fractional ownership? Not clear. Question is not clear. I think again Ravji कुछ same problem हुआ है इंटरनेट का। Hello? Yeah. Sorry. Pankaj sir का question है, will it give more benefits to strata if not collecting the investors of fractional ownership to market? Pankaj sir, मैं exactly नहीं समझ पाया हूँ, but let me try answering this. मैं मैं इन्वेस्टर ये कहना चाहता हूँ सर, कंपैरिजन कर चाहता हूँ कि स्टार्टा को ज्यादा बेनिफिट होगा और कैसे बेनिफिट होगा अगर हम इन्वेस्टर नहीं ले रहे हैं मार्केट से। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर को मतलब क्या मोटिव है इसके पीछे। इन्वेस्टर्स नहीं ले रहे मार्केट से, मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है कोई भी, जैसे तो स्ट्रेटा जो है, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता नहीं हूँ। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आज एलएनटी के पास जाकर मैंने टोटल 150-170 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। तो 50-170 करोड़ के ट्रांजैक्शन के लिए मैंने एलएनटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एमओयू साइन किया है कि अगले 3 महीने में, अगले 2 महीने में हम आपके ये अलग अलग फ्लोर जहाँ पे अलग अलग टेनेंट्स हैं वो रेंट पे लेंगे। वॉइस कंटिन्यू 70 करोड़ लाकर देंगे। नहीं, वो रेंटेड आउट है प्रॉपर्टी, वो रेंटेड आउट प्रॉपर्टी है। उस पूरी रेंटेड आउट प्रॉपर्टी का आज लैंडलॉर्ड एलएनटी है और कल को लैंडलॉर्ड आप बनेंगे बेसिकली। तो मैंने जाकर जब वो एमओयू साइन करा है कि अगले 3 महीने के लिए एलएनटी किसी और को मार्केट में ये चीज नहीं बेचने के लिए निकले, तो एक लीगल अग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके अगेंस्ट में जो 5-10 करोड़ का टोकन अमाउंट गया है वो स्ट्राटा ने अपनी बुक से दिया है, वो हमने अपनी जेब से दिया है। जब मैं 3 महीने में सारे के सारे एसेट्स को फंड करके एलएनटी के साथ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन खत्म करता हूं तो एलएनटी वो स्ट्राटा का जो टोकन है वो वापस कर देता है, बिकॉज स्ट्राटा ने कोई चीज अपनी बुक पे खरीदी नहीं है। मैंने सिर्फ टोकन देकर उस चीज को रोका है कि वो चीज मार्केट में कहीं और अब अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स एसपीवी का स्ट्रक्चर बनाकर लेकर आ रहे हैं।
स्ट्राटा कहां पर अर्निंग कर रहा है? मैं आपका एसेट मैनेजर हूं, तो हर साल जब आपने 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आप 3 साल के लिए रुके हैं, तो आपने हर साल मुझे 1% ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25-25 हजार रुपए दिया है, जो मेरा मैनेजमेंट फीस है। और अगर 3 से 4 साल के सिनेरियो में पूरा का पूरा एग्जिट आपका रेंट प्लस कैपिटल अपसाइड, अगर वो 10% सपोजिटली आपका 13%, जो कि इसके केस में 13% है 4 साल के सिनेरियो में, आपका 13% के आसपास का रेंट प्लस कैपिटल अपसाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR बन रहा है पोस्ट मैनेजमेंट फी, तो मैं बोल रहा हूं कि 10% के हडल रेट से वो ज्यादा है, तो जो 3% का अल्फा है उसमें आप 20-80 का प्रॉफिट शेयरिंग कर लीजिए, तो आपको पूरा का पूरा 13% क्रेडिट नहीं हो रहा है, आपको 12.4% हो रहा है। 0.6 जो है वो स्ट्राटा ने एज अ परफॉर्मेंस फी लिया है। दीज आर द 2 फीस विच आई एम चार्जिंग। अगर ये क्वेश्चन ये था कि स्ट्राटा ने L&T से प्रॉपर्टी पहले अपनी बुक्स पर खरीदी, फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक मार्कअप लगा के आगे इन्वेस्टर्स को बेची, या एक ही आदमी को बेच दिया, तो वो हमारा बिजनेस मॉडल ही नहीं है। मैं कोई चीज अपनी बुक्स पे खरीद नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उस चीज को रोक रहा हूँ, एक लीगल अग्रीमेंट सेलर के साथ साइन कर रहा हूँ कि भाई आप 1 महीने के लिए अब ये प्रॉपर्टी किसी और को बेचने मत निकलना, ये 5% 10% का टोकन रख लो, अगर मैं 1 महीने में आपके पास फंड नहीं लेकर आए तो ये 5% 10% आप फोरफिट कर लेना। दैट इज द बेसिक सिंपल मॉडल दैट वी आर फॉलोइंग। और जब पूरा का पूरा फंड रेज हो रहा है, तो वो जो नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है जिसमें आप लोगों ने शेयर होल्डिंग बाय करी है, वो पूरा का पूरा पैसा L&T को ट्रांसफर कर रहा है, और L&T फिर पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन उस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है, और सारे इन्वेस्टर्स टाटा को उस कंपनी के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर असाइन कर रहे हैं। मैं ना ही आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं, ना ही मैं आपके साथ इन्वेस्ट कर सकता हूं, बिकॉज वो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एसेट मैनेजर खुद अपनी एडवाइजेस जो है वो फिर बाइज्ड एडवाइस देगा, तो ना मैं खुद खरीद रहा हूं और ना मैं आपके साथ बाइंग इन कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एडवाइस कर रहा हूं। सारे के सारे लीगल ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, मार्केट स्टडी, सब अग्रीमेंट वगैरह की कॉपीज शेयर करके कि आप ये देखिए, पढ़िए, लॉयर, सीए, जिसके साथ भी डिस्कशन करना है, कुछ क्वेरी है, समझना है, हमसे समझिए, फिर आप इन्वेस्ट करिए। और क्योंकि आप डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज में लोग बैठे हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज, तो आप मुझे एसेट मैनेजर असाइन कर दीजिए। सारा का सारा लेखा जोखा मैं देखूंगा, हर महीने आपको पे आउट आए, मार्केट में क्या हलचल चल रही है उसकी रिपोर्ट्स आपको पहुंचती रहे, आपका TDS सर्टिफिकेट क्वार्टरली आपके डैशबोर्ड पे अपलोड होता रहे, वो सारी चीजों का मैनेजमेंट हैसल मैं ले रहा हूँ। कल को एसेट को बेचना है तो मैं बायर मार्केट से ढूंढ कर लेकर आ रहा हूँ, फिर इन्वेस्टर्स के पास आ रहा हूँ कि सर ये 2-3 बायर्स हैं जो बेटर प्राइस में खरीद रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और हर चीज के लिए मैं 75% इन्वेस्टर्स का मेजॉरिटी अप्रूवल लूंगा, तभी कोई भी चीज एग्जीक्यूट हो सकती है। ना ही स्ट्राटा मार्केट में जाके खुद से प्रॉपर्टी बेच सकता है 1 साल के बाद या 10 साल के बाद, ना ही मैं खुद से जाके पाइपलाइन इंफ्रा को हटाकर Amazon को लेकर आ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा काम इन्वेस्टर्स की मेजॉरिटी का कंसेंट लेने के बाद ही कर सकता हूँ, जिसके लिए ऑनलाइन जब भी AGM होगा या EGM होगा तो उसके लिए ऑनलाइन वोटिंग होता है। Good answer. I think good clarification given by you, Vaibhav. Yes, sir. One more thing, it is just out of my mind. When there is an increase in the rental income, how the investment get also get benefited? Suppose what you have said, that is, it will be 8 to 9% annually, and then divided by 12, that will be monthly income. So my question is, how, suppose there is a rental income, say after 4 years, everything has gone properly, there is a TransLink Harbour line started, then waterway started, and the rent has increased. In that case, how the individual investor will get benefited because of the higher rental income? नहीं, so Will you sir, get my question? yeah. So say for example, आज एवरेज जो रेंट है, दैट रेंट इन
in L&T as a development and Seawoods as a location also is within the range of 84-85 rupees per square foot per month till a range of 95-97. Pipeline infra today is at a 90-91 rupees of rental. The question makes sense because so far in the last 5, 7, 8 years, people have been selling things on a projected price that tomorrow this will come and this will go up like this. In a practical scenario, say for example, हम लोगों को इधर 5 साल से ज्यादा रुकना चाहिए, मार्केट ग्रो करता जा रहा है. हाँ. पाइपलाइन का आज अग्रीमेंट ऑलरेडी 5 साल के लॉक इन पर जा चुका है, जिसके टर्म्स ऑलरेडी बने हुए हैं. इफ एट ऑल ये सिचुएशन 3 साल के बाद हो रही है कि अचानक से मार्केट का रेंट एवरेज प्राइस जो है वो 100 हो गया, तो आप बीच में लॉक इन वाले अग्रीमेंट में जाके आप टेनेंट को परेशान करके नहीं बोल सकते कि बॉस अब तो 100 हो गया है, न्यू एग्रीमेंट या तो आप निकलो नहीं तो मेरे को 100 दो. राइट. द आइडिया इज बिकॉज देर आर स्टिल 1-2 infra things which are under development, Trans Harbour Link या waterway transport, metro of New Bombay, whatever. By the time they become operational in a year's time and we track the market for another 1 year or 2, this fluctuation in the market will keep happening. But at the same time, you have made sure today कि कल को अगर 100 रुपए रेंटल 3 साल 4 साल के बाद हो जाए तो आप 80 रुपीज पे तो नहीं बैठे हो. आज मार्केट का मैक्सिमम रेंट 95-96 है और मिनिमम 84-85 है. यू आर इन द मिडल 90-91 रुपीज. So tomorrow if the whole market average changes, increases or decreases, आपका जो अग्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है ना कि मार्केट का प्राइस गिर जाए. तो ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन इंफ्रा मेरे पास आ जाएगा और बोलेगा कि तीसरे साल के बाद कि बॉस अब तो मैं 91 रुपीज रेंट नहीं दूंगा, मैं तो 85 दूंगा. Neither we can do that for the next 5 years, nor they can do it to us. So that is the idea. Even if you will want to become a single owner, एक locked in agreement with all the terms and conditions और एक just lease agreement lock in है ही नहीं. उसमें फर्क क्या? यही तो फर्क है. अगर ये lock in supposedly 1 ही साल का lock in बचा होता, 1.5 साल के बाद पाइपलाइन इंफ्रा आता, irrespective न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट बना है या नहीं या कुछ भी हुआ या नहीं, कि हाँ भाई मैं तो 91 रुपीज का रेंट नहीं दूंगा, 85 दूंगा. अगर 85 रेंट कर रहे हो तो कर दो, वरना मैं 6 महीने का नोटिस देकर यहाँ से जा रहा हूँ. वन ऑफ द रीजंस कि हम एटलीस्ट 2.5-3 साल का लॉक इन पीरियड अगर नहीं बचा है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ट्रांजैक्शन में, स्ट्राटा वैसी प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट कर ही नहीं रहा है. मैंने सबसे कम लॉक इन पीरियड की प्रॉपर्टी 17-18 प्रॉपर्टीज में पिछले 2.5 साल में जो करी होगी, उसमें भी 2.5 साल का लॉक इन बचा था. बिकॉज 2 साल से पहले तो वैसे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट मर जाएंगे, तो वैसे भी नहीं कर सकते. बट जहां पर किसी का हेड ऑफिस है तो उसको क्या प्रॉब्लम है कि बॉस तुम्हारा हेड ऑफिस रहने वाला है, तुम 3-4-5 साल का लॉक इन पीरियड साइन कर लो. नंबर्स क्या होंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगा, वो चीज हम आज डिसाइड कर सकते हैं. सो ये केस आता है जब 5 साल के बाद उनका लॉक इन जो है वो रिन्यू होना है और मार्केट का एवरेज प्राइस बदल गया है, कम हो गया है या ज्यादा हो गया है. दैट इज व्हेन वी आर गोइंग ऑन योर बिहाफ, माय एसेट मैनेजमेंट टीम, और वो क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन कर रहा है कि बॉस इतना आप देते हुए आए थे, आपका 91 रुपीज 5 साल में अभी 96 रुपीज हो चुका है, मार्केट का एवरेज ऑलरेडी 100 बन चुका है. तो आप एक काम करो, आप अब 6th ईयर से 6ठे साल से आप इतना दो, एंड मे बी शायद मार्केट अब और ग्रो नहीं करने वाला है. हमने रिन्यूअल लिया और हमने पूरे के पूरे एसेट को बेच दिया और नेक्स्ट बायर वहां पर आ गया. सो प्रैक्टिकल सिनेरियोस को, सारा नंबर्स, सारा कैश फ्लो को, सारे मार्केट को समझने के बाद अंडरस्टैंड करना जरूरी है. ओके सर हेलो जी, कैसे हो सब लोग? बहुत खूब, बहुत खूब. तो एक क्वेश्चन है कि जब हम 3, 4, 5 साल का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज का, जब बेचने की कोशिश करते हैं 3 साल 4 साल के बाद, और सिर्फ 1-2 साल बचा होगा, तो वुड इट नॉट बी डिफिकल्ट टू रीसेल?
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। आज अगर किसी प्रॉपर्टी में किसी टेनेंट का 5-6 साल का लॉक इन पीरियड है, Right. द राइट टाइम शुड बी कि हम लोग भी 2.5-3 साल तक ही रुके। अगर वो मार्केट 3 साल में मैच्योर हो चुका है, तो अगर वो मार्केट अभी भी ग्रोथ स्टोरी पर है, तो आइडिया ये होना चाहिए दूसरे तीसरे साल में ही इंटेंशन समझ लो कि ये टेनेंट और आगे लॉक इन रिन्यूअल देने वाला है या नहीं देने वाला है। और अगर मार्केट 3 साल में मैच्योर ही हो रहा है, तो मार्केट का सैचुरेशन तक रुकने की जरूरत क्यों है? 2.5-3 साल हम लोग वहां रहे, इन्वेस्टर्स के पास जाए कि सही टाइम है, आगे वाले बंदे को और 3 साल का बचा हुआ लॉक इन मिलने वाला है। दैट इज बिकम द आइडियल टाइम, बिकॉज मैंने प्रीलीज चीज ही खरीदी और मैंने प्रीलीज ही बेची। ऐसा नहीं है पूरे लॉक इन पीरियड में सारा लॉक इन पीरियड हमने एंजॉय कर लिया और सामने वाले को 1 ही साल का लॉक इन पीरियड दे रहे हैं। तो द प्राइस आइडिया, ना फिर। यस, द आइडिया कि मैं डे 1 से, मैं फरवरी से मेरी एसेट मैनेजमेंट टीम क्लाइंट के साथ, टेनेंट के साथ रिलेशनशिप बनाना चालू करेगी। उसका रीजन ये है कि जब मैं हर साल वैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहा हूं और इन्वेस्टर्स को शेयर कर रहा हूं, तो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि 2-2.5 साल के बाद हो सकता है, कंसिडरिंग जो भी हलचल हो रही है मार्केट में, कि स्टार्टअप अपने पास आएगा, उन्होंने सारे स्टैट्स दिखा दिए हैं और हम लोगों को हाँ बोलना है। बिकॉज पूरी साइकिल तभी खत्म होगी जब आप इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बनाकर एग्जिट कराओगे, राइट? तो जो आप बोल रहे हैं चौथे साल में, डेफिनेटली तो बिकना ही नहीं है। तो पहले टेनेंट को ढूंढो जो कोई दूसरा आके रिप्लेसमेंट करे और एक नया 3-4 साल का लॉक इन दे। और ये existing रिस्की tenant को बढ़ाओ। यस, ये रिस्की सिचुएशन में हम 4 साल बाद नहीं है, इसके लिए उस पर काम आज चालू करना है प्रोएक्टिवली। while we are making the market intelligence report, valuation report and sharing it to investors every 6 months, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि प्रोएक्टिवली बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में बम फटा और अब हम उसका रिएक्शन देने वाले हैं, कि ऐसी सिचुएशन ही ना है कि जगह खाली है, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आए कि मार्केट मैच्योर हो गया है और हम एसेट ही नहीं बेच पा रहे। इसका वैल्यू तो, ये प्रॉपर्टीज का वैल्यू इज, डजंट मैटर कि रियल एस्टेट का प्राइस कितना बढ़ा है, इट्स वैल्यू इज कि टेनेंट कितना, इनकम कितना आ रहा है, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी द ओनली वैल्यू इज व्हेन द इनकम इज देयर। Correct, but at the same time, Jawahar sir, if your rentals on a per annum basis or every 3 years, they are as it is appreciating to 12% or 15%, that is the bare minimum that your capital is getting increased to, right? और बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें डिपेंड करती हैं बहुत सारे पैरामीटर्स पर, किस तरीके के क्लाइंट्स हैं। आज मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ टावर 1 की, उसमें ज्यादातर क्लाइंट्स के हेड ऑफिसेज हैं। क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग L&T ने बनाई है, दुनिया भर के डेवलपर्स का कंस्ट्रक्शन L&T कंस्ट्रक्शन करता था, L&T रियलिटी ने अपनी जो बिल्डिंग बनाई है, तो वो तो ऑब्वियसली ताजमहल बनाया होगा। मॉल जो है ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का, वो ऑलरेडी ब्लैकस्टोन को L&T बेच चुका है पिछले साल। इस बिल्डिंग में एक फ्लोर वीवर्क का है। नाउ इमेजिन द काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस a fund like Blackstone, the mafia of funds. Blackstone today manages $800 billion of asset across the planet. उन लोगों ने कितना ड्यू डिलिजेंस करा होगा इस डेवलपमेंट का बिफोर बाइंग द कंप्लीट रिटेल फ्रॉम द डेवलपर। वीवर्क हम सब जानते हैं, वीवर्क, आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल yesterday, they have acquired their 35th building in the southern region. पिछले 6-8 साल में वीवर्क को यूएस से इंडिया लाने वाला एम्बेसी ग्रुप, द विरवानी फैमिली, वीवर्क किसी डेवलपमेंट में जाता है तो वीवर्क यूजुअली फ्लोर्स लेता ही नहीं है, वीवर्क पूरी बिल्डिंग लीज आउट करता है। अगर आप देखेंगे कहीं पर भी, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बैंगलोर हो, बट आज ज्यादा बिल्डिंग्स पूरी की पूरी खाली नहीं बची हैं, तो उनको अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी डेवलपमेंट में, जहां पे उस तरीके का कॉर्पोरेट क्राउड काम कर रहा है, उस तरीके की ग्लोबल एमएनसी कंपनीज है, वैसी ये 11-12 वाले की बिल्डिंग में उन्होंने एक फ्लोर लिया है। दे मस्ट हैव डन सो मच ऑफ ड्यू डिलिजेंस बिफोर, जस्ट इमेजिन।
हम लोग कितना ही ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे, राइट? फॉर देम इट इज अ 12, 13, 14 लाख स्क्वायर फुट डेवलपमेंट. तो सिडको का ड्यू डिलिजेंस, एल&टी का खुद का ड्यू डिलिजेंस, ब्लैकस्टोन का उस डेवलपमेंट में, चाहे उन्होंने रिटेल ही लिया है, ऑफिस स्पेस नहीं लिया है, पूरा का पूरा रिटेल का एक्विजिशन, वीवर्क जैसे टेनेंट्स, पाइपलाइन इंफ्रा, हेंकल एडेसिव्स जो हमने नवी मुंबई अपॉर्चुनिटी 1 करी थी, हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी कराया उसका, एक ही बार कर पाए थे बिकॉज बहुत लेट हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना जूम सेशंस वीकली बेसिस पर. Henkel is a 143-year-old company. They make revenues of $30 billion every year. Yeah. उसका हेड ऑफिस है 4th फ्लोर, पाइपलाइन इंफ्रा 3rd फ्लोर पर है. इस तरीके के क्लाइंट्स के बारे में आप बात करें जिनका हेड ऑफिस है. A company who is doing more than 3 lakh crore of business every year, they can take office anywhere on the planet, right? उस तरीके के टेंट्स. जो टावर 2 था एल&टी का, उसमें स्मॉलर ऑक्यूपायर्स थे. किसी का 5,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है या 10,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है मैक्स. आज तक एल&टी के पास पिछले 2 साल से ये पूरी की पूरी चीज अपनी बुक्स पर क्यों है? क्योंकि 35 हजार स्क्वायर फुट के जो ऑक्यूपायर्स है, 50 करोड़ का एसेट, 70 करोड़ का एसेट, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया कैन अफोर्ड दैट? अगर कोई छोटा फंड आकर नहीं लेना चाहता है तो इंडिविजुअल अल्ट्रा HNI UHNI है ही कितने? और अगर है भी तो आज किसी को 40-50 करोड़ रुपया एक ही जगह रियल एस्टेट में डालना ही नहीं है. इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग योर कैपिटल इनटू वन बास्केट. व्हाई टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? So Vaibhav. Yeah. Just I wanted to understand how it works. My understanding is like that. Suppose L&T reality is there. You wanted to lease complete asset of 1st floor, say 2 floors. Then in that case, Tata comes into the picture. They buy this property or they just take it on lease and then for say lease of 10 years, 15 years, 19 years, whatever. Is it like that? Please get it clarified. The property is already on lease. Okay. Please go ahead. Strata So has my- gone to L&T that boss, you need money. You are a developer. You need to develop, sell and move out and look for more properties to build. So L&T has to take it off their books. So I have signed a term sheet. Term sheet is nothing but memorandum of understanding by giving them a token that I am holding this 50 crore property and I am giving you a 5%, 10% of token amount from my pocket. I will get you this complete 50 crores in 1 month. Until then, don't go out and sell it to anybody else. Don't go and sell it to anyone. L&T can't sell it to anyone because they have signed a legal agreement with Strata right now. But Because I have built it. But are you buying this property from the L&T? No. That's what I'm saying, sir. That I'm explaining you the structure. I have hold the property right now. For holding the property, whatever token amount is required, that has been given by me. Correct. Now I have done the legal due diligence and I have formed a private limited company which will buy this property now. What are you going to do? You are buying the ownership in that private limited company which has this property now, right? Once I have collected all the money, this private limited company is going to transfer all the monies to L&T and L&T will transfer the ownership to this private limited company of which you are the co-owner. What happened to Strata's 5 crore token? वो L&T ने मेरे को वापस कर दिया because Strata ओनर नहीं बना है. Strata ने रुमाल रखकर उस जगह को होल्ड करा है कि आप मार्केट में जाकर इसको मत बेचो. आप अगर बेच सकते तो आप 2 साल पहले भी बेच चुके होते. 50 करोड़ के बायर्स आप नहीं ढूंढ पा रहे हो. We run a model. We are in the business जहां पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स को 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में को ओनर्स बनाते हैं. तो ये 5% टोकन आप रखिए. Don't sell it to anybody else now. It's a legal agreement for the next 1 month or 2 months, depending on the size of the property. Once I have collected all the monies,
The SPV is going to transfer the monies to L&T. L&T is going to transfer the ownership, and Strata's token will come back to me. Now that token I can use to acquire more assets, to put the Rumal with some other developer tomorrow. So that So means, I am not buying anything. okay. I am holding it for you until I will collect the funds. If I am not able to collect the funds, L&T will forfeit my token. That is also part of that legal agreement. So there will be two scenarios. One scenario is that you collected entire money from the investors, and then you will get the ownership of the that floor. I will or that not get asset. the ownership. You will get the ownership. How will That I means, get the ownership? Okay, I'm individual investor on behalf of Strata, correct? Okay. So got there it are now. two scenarios. Either I am able to collect the funds or I am not able to collect the funds. If I am not able to collect the funds, investors have no loss. In Because that case, what is that second scenario? no, if I am not able to collect the funds, so investor का तो कुछ loss है ही नहीं ना. I only ask you to transfer 10% token in the escrow. You only transfer 90% of the money if I have collected 10% of the complete 100%. अगर 50 करोड़ के एसेट का पूरा 5, तो योर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप पूरा 100% पैसा नहीं ट्रांसफर करते हो एस्क्रो में, आप 10% का कमिटमेंट देते हो और एक कमिटमेंट फॉर्म साइन करते हो. मैं आपसे 90% तभी कलेक्ट करूंगा जब मैंने पूरे एसेट का 100% कलेक्ट कर लिया है. If at all I am not able to collect 10% token of complete 100%, your money, जो आपका 10% token है, for whatever number of days it was lying in the escrow, I will refund back that money along with the SBI prime lending rate of interest, जो आज की डेट में 5%, 6% जो भी है, correct market rate. pro rata basis. Yeah, fine. So investors का 100% पैसा तभी कलेक्ट होता है जब मैंने पूरे के पूरे एसेट का 10% सारे इन्वेस्टर से कलेक्ट करा है. अदरवाइज स्ट्राटा विल नॉट आस्क यू फॉर 90% मनी. So अगर मैं बोल रहा हूं, so in that case, investor must know how much investment has got. Suppose L&T has quoted this price, say 50 crores, and you so far gathered say 35 crores. That is 15% shortfall is there. So unless until that 15 crore shortfall is not going to complete it, till that time you cannot rent that property. In that case, it will. So chances are that scenario number 2. Clear? Let me break it a little bit more. Yeah. It's a 50 crore property. Yeah. Minimum investment is 25 lakh rupees. Okay. It is already 50% subscribed, 50% funded. What does 50% funded means? That for 25 crores, 50% of 50 crore is 25 crore. 25. For 25 crore, already 2 crore 50 lakh has been transferred into the escrow. 100 people have already transferred 10%, which means 50% commitment I have got. They have not transferred 90%, right? Now, when the escrow will have 5 crore, which means 10% of the complete 50 crore. Complete value asset, yeah. That is when the asset is funded. Yes. That is when we call it as funded. Now I will do a drawdown. Drawdown means I am going to L&T, I am telling them, boss, asset fund. Let us start the documentation. And I come to you, sir, we have collected 10% of complete 100%. We will request you to transfer the balance 90% in next 1 week's time or 10 days time, whatever time period, so that the subsequent week we can complete the documentation and subsequent month your payouts can start. First scenario. Second scenario, right now the asset is 52% funded. Basic simple math, 50% funded. In next 1 month, the asset reaches 80% funded, which means for 40 crores of 50 crore, 4 crore is lying, and the balance 20%, whatever we have done in the market, we are not able to raise.
What happens then? That complete 10% which is lying in the escrow, I will refund back to you along with SBI prime lending rate of interest, because I have not asked you the 90% money. I have only asked you token amount. Okay. That complete token amount goes back to you along with pro rata basis for whatever number of days, 1 month, 15 days, it was lying in the escrow. I will refund that money from my pocket in terms of giving you some interest. Your money was not lying idle. Okay. And whatever Fine. amount I have given to L&T to hold the property, L&T has all the rights to forfeit that money. These are Okay. the only two scenarios. Now let me share with you a bigger picture. The first 1.5 years of our setup of Strata, we have given on two things. One is to build the tech platform that somebody sitting with Jawahar sir in US, somebody sitting with somebody else in Germany, they can access information, go through all legal documents, and make up a wise decision of investing in a product like Fraction. So tech. Second, we have put in all our energies to create the demand in the market that if I have a 50 crore property and I have signed an MOU of 2 months with the seller, क्या मार्केट में इतना डिमांड है कि 50 करोड़ का फंड जो है वो रेस किया जा सकता है? तो मार्केट में बहुत डिमांड है. इंडिया के अंदर every year people putting in money into residential is more than 5 lakh crore. Yeah. Sure. Out of that, 40% people are putting money with a foolish thought that they are investing money into residential real estate. And 40% of 5 lakh crore is 2 lakh crore. What is the rental return anybody can earn in India in residential? It is in the range of 1 to 3%. Yeah. In some Well, pockets of Delhi, in some pockets of Delhi and Bombay, it is not even 1%. Correct. So do we have demand in the market? The answer is yes. Can I go out in the market and get that complete 2 lakh crore? I don't know. Right now, I have to get only 50. So when I am going out in the market, I am signing the term sheet, signing the MOU basis my capability. That if I will sign 100 days with any seller for 150 crore, I should be able to easily get 150 crores from the investors. In the first year of our operations, we had done 158 crore of business, 158 crore of assets under management, split into 4 properties, one in Hyderabad, one in Bombay, one in Bangalore, one in the outskirts of Bangalore, which was warehousing in Hosur, Tamil Nadu. In second year of our operation, 2021 to 22, we had done another 280 crores of business, which was split into 6-7 properties. In the current financial year, 2022 to 23, we have crossed 340 as of now. By the time we end this financial year, we should be closer to 20 properties in total of last 3 years put together, with an asset under management of closer to, I think, 1100 crores sort of. So a situation like the asset will not get funded, then we are in the wrong business and we are not doing it right. But even if that happens, investors' money is completely safe. It is not going anywhere because I have not collected only all the money. I have only collected token. I will refund back your token, whatever number of days, 5, 10, 15, 20, because as it is, I don't take more than 1.5, 2 months to, so far in our track record, we have not taken more than 2 months to fund a 50, 60, 100 crore asset. Even if it goes beyond that time, investors' token can always be refunded. Now it is my understanding with the seller how much my money he is going to forfeit or how much is he going to give me back. Okay, good explanation. As an investor, suppose somebody has decided to invest in this 25 lakh rupees,
then you are going to get some login credential to a Strata website, and then he is able sir. to see what is. Yes. Let So, me finish. Let me finish my question. Then going to get this website credentials, and then you're going to get this. What is the TDS applicability? What is your monthly payout? What is the all the profile of that investor? Beside that, what is the current projects which are going? Suppose if you have invested in L&T and there is a forfeiting, that status also will get it in that there in the dashboard where exactly Strata stand at this particular point of moment. Did you get my question? So Ashutosh will share with you your logins. Okay. You can Ashutosh, you can just take Suhas sir's number and email ID if it is not with you. Okay. You can register them on our platform so that he Mhm. gets that credentials on his Okay. email. Okay. I think my email ID is already registered with you. Yeah. Okay. Yes. So the moment you will log in, sir, everything which I have explained on the presentation PPT, Dashboard. Yeah. along with the which are the properties right now listed. So right now there is only L&T property which is listed. Just to share with you, we do To be only very one property. yeah. We Yeah. do only one property at a time because we want to help people to change their notion and perception. If I will do one Bombay property and one Bangalore property, then all the South India will invest in Bangalore property, all the West India and North India will invest in the West region property. Why there has to be so much restriction? If a person sitting in Germany can invest anywhere in India being online, why we sitting in Delhi or sitting in Bombay only want to invest something which I can go and see? If you have all the legal documents, all the walkthroughs, all the public and private and government NOCs, the agreement, the history of the seller, buyer, tenant. So why can't anybody sitting in Delhi can invest in a property which is rented out to grade A client? So all of that data before asking you any money, only with your basic verifying account of login credentials, you can access all of that information. And then you make up your mind that how much do I want to invest, or whether I want to invest in this Bombay property or I will invest in a Bangalore property tomorrow, whatever. And how the investment is to be done? It is online or in part Everything is payment? done online, sir. Your login credentials will have the details to complete your KYC. You need to upload your PAN, cancel check, Aadhaar card. We take few minutes. My question is, it should be in one shot of 25 lakh rupees, or it should be doing part. This is what we were talking from last 15 minutes. Right now, you only need to commit your amount and transfer 10%. Okay. Then I will complete 100% of the funding. Then I will call for balance 90%. So that money, if your account does not have the permission of sending 2.5 lakhs in one shot, you can send that into tranches also. Correct. Fine. Yes. Now, what if somebody paid 10% and they decide, when it comes to 90%, they decide not to do? Take back your money. Right. There are more than enough people who are in the waiting. So you have enough lead time, but you have enough lead time to bring somebody else. But to keep the investors a little committed to the whole investment structure, I have put into my expression of interest commitment form that I will forfeit 25% of the amount of that 10%. If I am calling for 100% monies and now you are telling me that I want to back out from the transaction. Okay. Because the idea is the property is live today from last 2 weeks. Somebody who had made up a decision on 1st of Jan, right, has complete Jan to consolidate his money. Right. If I were to fund the asset in last week of Jan, right, and somebody backs out, for example, let's understand a practical scenario. Right. I have to get a replacement who will not get more than 5 days to transfer all the monies. Correct.
In India, you can't transfer 25 lakhs in 5 days. First, you will add the beneficiary, then SBI has a cooling off period of 24 hours. Then they will let you only transfer 2 lakh rupees or 5 lakh rupees per day, unless you go to the bank and sign an RTGS slip, right? That is the reason that when we call for 90% monies, we give people 1 week, 10 days, so that they can transfer 2 lakh, 5 lakh every day. And everything gets consolidated. So yes, people can back out before we reach 100%. We have enough and more people who can take the spot. But why to get into that hassle? Sure. Make up your mind then. Complete your KYC. Let us verify that. You make up your mind. You discuss with your friends, family, CA, whatever you want to discuss with. Right. Discuss with us if there are any queries. It's your hard-earned money. Not even 25 lakh people in India have 25 lakh rupees. Just a basic RBI data I'm sharing with you. Not even 25 lakh people out of a population of 142 crores. In India, there are not even 25 lakh people who have 25 lakh rupees right now while we are talking in their bank account. So just imagine the proportion of people we want to cater to. Right. Yes. So Ashutosh, I guess Suhas sir, Pankaj sir, Praveen sir, people who have been doing all the queries, first thing would be take their details and check whether they have the access to the dashboard or not. Okay. And let's probably connect with them later in the evening or tomorrow if they have any queries before they make up their mind. Yes, sir. I mean, especially the guys who are actively asking if they have any queries or not. वो अगर हमारे सारे पार्टनर्स नहीं है, सारे एजेंट्स नहीं है, उनके इन्वेस्टर्स हैं, तो वो एक बार आप चेक कर लो, और जो रजिस्टर नहीं है उनको राइट अवे रजिस्टर कर दो. ठीक है. Done. You know, only thing I want to add is, they Tata just didn't come into our pipeline like that. EXP Realty, I don't know, सबको मालूम है कि नहीं, EXP Realty brokerage. So before we bring any project online, किसी का discuss करते हैं, तो EXP काफी research करती है before EXP में onboard होते हैं projects. That's one thing. फिर उसके बाद हमने देखा स्टार्टा के प्रोजेक्ट्स, अभी we started about 4-5-6 weeks ago, 5-6 वीक पहले है. प्रोजेक्ट आता है, 1-2 वीक में खत्म हो जाता है. क्यों? Because they already have so many investors जिन्होंने रिपीट इन्वेस्ट करते हैं. अब जो लोग रिपीट 40-50%, I don't know what percentage is repeat business, but अगर वो लोग रिपीट बिजनेस कर रहे हैं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है, तो देयर हैज टू बी लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, लॉट ऑफ चेकिंग आउट. जैसे अभी आई एम वेरी अप्रिशिएटिव के सुहास जी इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बिकॉज जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मन में से डाउट्स नहीं जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स. बट इट इज, आई थिंक इट्स अ वेरी सॉलिड कंपनी. दे ऑलरेडी डन व्हाट 800 करोड़ का बिजनेस, समथिंग लाइक दैट. वैभव, Yes, sir. After this asset will be closer to 850 करोड़ का बिजनेस. दैट मींस, और अगर 40-50 करोड़ का भी एक गिन लो तो कितने प्रोजेक्ट हो गए. तो इट इज प्रीटी गुड. यूएस में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लीज प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे गो एट प्रीटी अच्छे चलते हैं. यहाँ पे भी यूएस में भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, वॉलमार्ट है, ये समटाइम दे डोंट ओन द प्रॉपर्टीज, दे लीज द प्रॉपर्टीज. 10 साल, 20 साल, 25 साल, 5 साल ऐसे. तो ओवरऑल व्हाट आई हैव हर्ड सो फार, मैं 40 साल से अमेरिका में हूँ, 20-25 साल से रियल एस्टेट में हूँ, तो जो मैंने 4-5 मीटिंग अटेंड की है वैभव, आई थिंक दे आर ऑल अमेजिंग. एंड अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन इट कि हम एनआरआईज को कैसे करेंगे. आई एम वर्किंग, इसलिए जितेन मेरा जो दूसरा बंदा है, इज अटेंडिंग दिस मीटिंग्स राइट नाउ टू लर्न. Within next few weeks, we're going to try to bring NRI clients. And so because the reason NRI clients ko la rahe hain, because I love this project. And so thank you very much, Vaibhav. My Thank pleasure, you. sir. My pleasure.
आशुतोष आप टाइम निकाल के ओके टच बेस विद ऑल दीज गाइस जिनके साथ हमारी क्वेरीज ठीक चली है। हैं और चैट बॉक्स में जो है, हम्म, एंड लेट अस फर्स्ट केटर टू देम। फिर तो सारे फोरम में जितने लोग हैं उनको एक हम लोग ईमेल भेज ही सकते हैं ऑफ द कंप्लीट इंट्रोडक्शन एंड द गूगल ड्राइव एंड चलो अभी बेसिक करता हूँ 25। आई डू इट ठीक है, राइट नाउ सर, मैं के बात करता हूँ उनको जितने भी एजेंट। ठीक है, चलो थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट संडे, Thank you. बाय। Thank you. ओके।